लेक्चर नंबर 23 जो कि आज की इस वीडियो का पहला लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। नॉर्मली लोग जो है वो मार्केटिंग और सेलिंग को सेम समझते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि मार्केटिंग जो है वो तब से स्टार्ट हो जाती है जब प्रोडक्शन का डिसीजन भी नहीं होता है, जबकि सेलिंग स्टार्ट तब होती है जब डिसीजन हो जाता है प्रोडक्शन का। मार्केटिंग पूरा का पूरा एक होल सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो है मार्केटिंग, जबकि सेलिंग जो है मार्केटिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। सेलिंग के अलावा और भी दूसरी चीज़ें मार्केटिंग में शामिल हैं। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जबकि सेलिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स जो है वो दो तरीके से क्लासीफाई की जाती हैं, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होती हैं जो कंज्यूम्ड हो जाती हैं कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि एक तरह से वो इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाती हैं, जैसे टूथपेस्ट है। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, इसी वजह से उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहा जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी या केमिकल्स वगैरह। नाउ द रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो डेवलप करना कस्टमर्स के साथ। और ट्रांजैक्शन मार्केटिंग में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन की जाती है कस्टमर के साथ, यानी लेन देन। नाउ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं मार्केटिंग सिस्टम को। उसमें एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और इंटरनल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जो एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सिस्टम को। और ये फैक्टर्स जब बाहर होते हैं तो इसी वजह से ये किसी भी एक फर्म के कंट्रोल से भी बाहर होते हैं। कोई एक फर्म इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं। इसमें इकोनॉमिक फोर्सेस शामिल हैं जो माशी सूरत हाल होती है, डेमोग्राफिक फोर्सेस शामिल है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होती हैं, इसके अलावा कल्चरल फोर्सेस शामिल है, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस है यानी कि सियासी और कानूनी, उसके अलावा कंपटीशन है, नए नए कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, नेचुरल फोर्सेस यानी जो कुदरती तौर पे कुछ भी चीज़ होती है तो उसको भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शामिल किया जाता है। सो नाउ द मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है। ये एक शख्स होता है जो प्लान करता है और एग्जीक्यूट करता है तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, यानी कि एक प्लान बनाता है पहले और फिर उस प्लान को प्रैक्टिकली जो है वो इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। यानी कि रोल क्या होते हैं मार्केटिंग मैनेजर के, क्या क्या रोल वो परफॉर्म करता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि अनसेटिस्फाइड नीड क्या है कस्टमर की, कौन सी नीड्स ऐसी हैं कस्टमर की जो पूरी नहीं हो रही। उसके बाद फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना उसी नीड के मुताबिक, फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना और प्राइसिंग डिसीजंस लेना कि प्राइस क्या होंगे प्रोडक्ट के। उसके अलावा प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रोडक्ट बन तो गई है लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करना, कम्युनिकेशन करना कस्टमर्स के साथ, एडवर्टाइजिंग वगैरह के थ्रू करना कस्टमर्स से कम्युनिकेशन, उनको बताना प्रोडक्ट के बारे में। इसके अलावा फीडबैक्स लेना और इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च करना और अपॉइंटमेंट करना स्टाफ की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो भी स्टाफ आएगा, जो भी लोग आएंगे काम करने के लिए, उनको अपॉइंट करना, ये भी मार्केटिंग मैनेजर का काम है। सो नाउ दी मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान क्या है, ये एक प्लान बनाया जाता है मार्केटिंग प्रोग्राम्स के लिए। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या हिस्से इसके शामिल हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव समरी है, ये एक ऐसी समरी होती है जो खुलासा देती है किसका, एक लॉन्ग रिपोर्ट का, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट का। उसके अलावा करंट मार्केट सिचुएशन शामिल होती है, यानी कि जो भी मार्केट की करंट सूरत हाल है वो, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस यानी कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, तज्जिया किया जाता है। इसके अलावा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या मकासद हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ वो क्या हैं। और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, ये एक एस्टिमेटेड किस्म का इनकम स्टेटमेंट होता है। इसके अलावा कंट्रोल, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब प्रोडक्ट क्या होती है। प्रोडक्ट की जो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक ये जो एक सेट है टेंजिबल या फिजिकल एट्रीब्यूट्स का, एक ऐसे एट्रीब्यूट्स के जो टेंजिबल हैं, फिजिकल है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो असेंबल हुए होते हैं एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म के अंदर। इसके अलावा प्रोडक्ट को ये भी कहा जा सकता है कि ये एक सेट ऑफ थिंग्स है, मुख्तलिफ चीज़ों का जो है ये एक सेट है, कुछ चीज़ों का सेट है। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर फॉर सेल, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर करती है। असल में प्रोडक्ट वही चीज़ होती है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही होती है सेल के लिए। नाउ दी प्राइस। अब प्राइस क्या है। प्राइस की जो यहाँ डेफिनेशन दी गई है कि एक्सपेक्टेड प्राइस इज दैट प्राइस एट विच कंज्यूमर्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वैल्यू द प्रोडक्ट। प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस वो प्राइस होता है जो कस्टमर्स जो है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तौर पे वैल्यू देते हैं प्रोडक्ट को, यानी कि एक तरह से वैल्यू दी जाती है। प्राइस जब सेट की जाती है किसी प्रोडक्ट की उसको वैल्यू दी जाती है। अगर एक पेन जो है वो 20 रुपये का है तो 20 रुपये उसकी वैल्यू है, वैल्यू दी गई है उस पेन को। प्लेस। प्लेस का मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है प्रोडक्ट की, कस्टमर्स तक जो पहुँचाया जाता है।
नाउ दी प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या है? प्रमोशन को मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कई सारी टेक्निक्स प्रमोशन में यूज़ की जाती हैं। पहली टेक्निक जो है वो है एडवर्टाइजिंग की, जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये पेड फॉर्म होती है, यानी कि इसके लिए पैसे देना पड़ते हैं, फ्री में नहीं होती। और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, एक प्रेजेंटेशन होती है लेकिन नॉन पर्सनल होती है, जिसके अंदर प्रमोशन की जाती है गुड सर्विसेज की और आइडियाज़ की टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर जो मुमकिन तौर पर कस्टमर होते हैं, जो कस्टमर बन सकते हैं उन तक। इसके अलावा पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है और पब्लिक रिलेशन है। पब्लिक रिलेशन में जो है वो डायरेक्ट लिंक डेवलप किया जाता है जनरल पब्लिक के साथ। नाउ दी मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि पूरी जो एक बड़ी मार्केट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है। मार्केट जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, यानी डिसिमिलर होती है, लेकिन सेगमेंटेशन का ये फ़ायदा होता है कि जो हेट्रोजीनियस मार्केट होती है, जो डिसिमिलर होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है होमोजीनियस कंपोनेंट्स के अंदर। और जो बेसिस होती है, जो बुनियाद होती है सेगमेंटेशन की, वो क्या होती है? जोग्राफिक बेसिस होती है, किसी जोग्राफिक लोकेशन की बुनियाद पे की जाती है सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक बेसिस की बुनियाद पे की जाती है, यानी पॉपुलेशन की। उसके अलावा साइकोग्राफिक बेसिस के ऊपर भी सेगमेंटेशन की जाती है। नाउ दी मार्केट टारगेटिंग। अब जो टारगेट किया जाएगा मार्केट को, वो इस तरह से किया जाता है कि हु विल बी द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स कौन लोग हैं, कौन से लोग होंगे हमारे कस्टमर, हमारी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। उसके अलावा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है कि अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट करना दूसरी प्रोडक्ट से फीचर्स की बेस पे, कुछ ऐसे फीचर लेकर आना। फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है बाकी फ़ोन से, तो ये इनकी एक डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन का फ़ायदा ये होता है कि कॉम्पिटिशन से बच जाते हैं, इसी वजह से एप्पल वाले कॉम्पिटिशन से बचे हुए हैं। अब है लेक्चर नंबर 25। सबसे पहले इसमें मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है? ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसके अलावा इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है मार्केट से, डेटा एनालिसिस किया जाता है, तज्जिया किया जाता है डेटा का, और डिसेमिनेट की जाती है इन्फॉर्मेशन, यानी कि फैलाई जाती है। और इसकी दो कैटेगरीज हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल देखा जाता है कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है एक ख़ास प्रोडक्ट का, कितनी गुंजाइश है यानी कि। उसके अलावा मार्केट शेयर देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा इमेज देखी जाती है प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर। उसके अलावा फोरकास्ट की जाती है डिमांड जो है प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, कि कितनी डिमांड हो सकती है। फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है, एक तरह से एस्टिमेट लगाया जाता है। उसके अलावा जनरल ट्रेंड इन मार्केट, और इसमें भी कल्चरल ट्रेंड है और बिजनेस ट्रेंड्स होते हैं। नाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च जो होती है उसमें सेगमेंटेशन रिसर्च होती है, जो सेगमेंट्स बनाए जाते हैं मार्केट के। इसके अलावा प्रोडक्ट की रिसर्च होती है, प्राइसिंग की रिसर्च होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की रिसर्च होती है और प्रमोशन की रिसर्च होती है। स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में, वो पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अलावा फिर डिज़ाइन किया जाता है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब जो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है एक थ्योरी जो है रिसर्च स्टडी की। उसके अलावा पॉसिबल आंसर्स दिए जाते हैं, जो भी मुमकिन तौर पे आंसर होते हैं क्वेश्चंस के। फिर रिसर्च डिज़ाइन की जाती है और इसमें डेटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग है और स्केलिंग है, ये तीनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। उसके अलावा डेटा कलेक्शन का एक स्टेप होता है और फिर डेटा एनालिसिस होता है, तज्जिया किया जाता है डेटा को, और उसके बाद फिर डेटा रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्ट किन किन लोगों को किया जाता है? मार्केटिंग के लोगों को किया जाता है, प्रोडक्शन के लोगों को, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है कंपनी की उनको। नंबर 26, इसमें सबसे पहले है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं वो चेंज करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। एक सिचुएशन में जो टेक्निक यूज़ हो रही है ज़रूरी नहीं है दूसरी सिचुएशन में भी वही टेक्निक यूज़ हो। नाउ द टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। अब जो टाइप्स है रिसर्च मेथड्स की वो क्या क्या हैं? पहली है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। अब जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है इसमें ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर ओपिनियंस बनाई जाती हैं। दूसरा है फिर सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में जो है सर्वे किए जाते हैं क्वेश्चनियर्स के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू। क्वेश्चनियर जो होता है एक सवालनामा होता है, और इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। अब इंटरव्यू वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि क्वेश्चनियर के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अब है फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेज में नहीं अप्लाई किया जाता। इसमें क्या होता है कि ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, यानी कुछ लोगों का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, और उन लोगों को जो है वो इन्वाइट किया जाता है एक प्लेस के ऊपर, एक जगह के ऊपर मीटिंग के लिए एक मीडिएटर के थ्रू। अब मीडिएटर वो शख्स होता है जो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। और इसमें होता क्या है कि तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होती हैं इस टेक्निक के अंदर, फोकस ग्रुप की टेक्निक में।
और फोकस ग्रुप की जो जगह होती है जहाँ पे उनको बुलाया जाता है वो जगह जो है वो रिलैक्स्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो लोग आए हैं, जो ग्रुप आया है, उसको जो है प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी तरह की। तो वो जो जगह है जहाँ पे मीटिंग होगी तो वो बड़ी रिलैक्सिंग जगह होनी चाहिए, रिलैक्सेशन हो वहाँ पे। और फोकस ग्रुप जो है वो सिंगल फोकस ग्रुप भी हो सकता है और डबल फोकस ग्रुप भी हो सकता है। सिंगल के अंदर जो है वो एक ही मॉडरेटर होता है और डबल के अंदर 2 मॉडरेटर होते हैं। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन ये भी एक टेक्निक है या टाइप है रिसर्च मेथड की। इसके अंदर क्या है, रिलेशनशिप देखा जाता है कॉज और इफेक्ट का। हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है, तो उसके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप देखा जाता है। कभी कभी कॉज और इफेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है या कनेक्शन है वो ईजी होता है, उसको समझना क्लियर होता है, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना। नाउ दी कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये कि स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लिया जाता है उसके बारे में जो है वो स्टडी करना, बाय विच पीपल डिसाइड टू बाय और नॉट बाय, कि जिसके ज़रिए लोग ये जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनको कोई चीज़ ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। नाउ द इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है, किन किन चीज़ों का असर होता है। तो पहली चीज़ है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वो अपने बारे में क्या सोचता है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर एज शामिल है, जेंडर शामिल है, एक्सपीरियंस शामिल है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और रोल इन दी सोसाइटी। उसके अलावा सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। बहुत से डिसीजन इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि सोशोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटी की वजह से बहुत से जो है वो डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। एंड मैनी पीपल बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सोशल नीड। बहुत से लोग जो है वो एक प्रोडक्ट इस वजह से ख़रीद रहे होते हैं सोशल नीड्स की वजह से, जो सोसाइटी के अंदर उनकी एक ज़रूरत बन जाती है, सोशल नीड, उस वजह से ख़रीद रहे होते हैं। वैसे हो सकता है उसकी ज़रूरत उनको ना हो। नाउ द स्टेप्स फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिकग्निशन ऑफ नीड, यानी कि ज़रूरत को पहचाना जाता है कि जो ज़रूरत है वो क्या है। समवन फील डैट समथिंग इज़ मिसिंग। अब कोई चीज़ जब मिस होगी, मौजूद नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी होगी, तभी उसकी ज़रूरत होगी, तो ये रिकग्निशन की जाती है नीड की। उसके बाद फिर कलेक्शन की जाती है इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है, और उसके बाद कंपैरिजन किया जाता है अल्टरनेटिव्स, यानी कि कई सारी चॉइसेस होती हैं तो उनके जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। फिर परचेज डिसीजन ले लिया जाता है, कोई एक चीज़ जो है वो ख़रीद ली जाती है जो अच्छी लग रही होती है, जो ज़्यादा बेटर लगती है। फिर पोस्ट परचेज भी डिसीजन भी आता है, ख़रीदने के बाद जो है अब सेटिस्फेक्शन होगी या फिर डिससेटिस्फेक्शन होगी, तो वो जो है पोस्ट परचेज बिहेवियर आएगा। अब है लेक्चर नंबर 27। इसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है जो थोड़ी मुश्किल थी, अब यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है। प्रोडक्ट that can be anything that can be offered for sale by an organization। ऐसी कोई भी चीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए, बेचने के लिए ऑफर करती है, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। और प्रोडक्ट में टेंजिबल भी हो सकती है प्रोडक्ट, और इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, और इनटेंजिबल से मुराद जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हैं, गेम्स हैं, तो ये तमाम जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं। बेनिफिट्स जो होते हैं वो बेसिक फ़ीचर होते हैं एक प्रोडक्ट के, और इसके अलावा हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो सेट ऑफ फीचर्स होते हैं, तो वो जो है आइडेंटिफाई करते हैं उसको, यानी कि हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ अलग फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन के अलग फ़ीचर्स हैं, एक कंप्यूटर के अलग फ़ीचर हैं, एक पंखे के अलग फ़ीचर हैं, तो वो उसकी एक आइडेंटिफाई उसको करते हैं, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाते हैं। तो हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो सेट ऑफ फीचर्स होते हैं, कई सारे फीचर्स का सेट होता है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को बहुत सी तरीक़ों से क्लासीफाई किया जा सकता है, लेकिन जो मेनली डिवाइड किया जाता है वो 2 तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि कन्वीनियंस गुड्स होते हैं। अब जो कन्वीनियंस गुड्स होते हैं ये लो कॉस्ट आइटम होते हैं, इनकी बहुत कम कॉस्ट होती है, और इसको जो है ज़ाहिर बात है कन्वीनियंटली तौर पे बाय करता है कस्टमर। जैसे कि कोई टॉफ़ी है, स्नैक्स है, बिस्किट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है, और कस्टमर को जो है वो कंप्लीट अवेयरनेस होती है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और कस्टमर जो है वो फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं। ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें रोज़ाना तकरीबन ख़रीदी जाती हैं। उसके बाद फिर होता है शॉपिंग गुड्स। अब दूसरा जो है वो है शॉपिंग गुड्स। अब ये जो है थोड़ी सी हाई कॉस्ट होती है इसके मुकाबले में, कन्वीनियंस गुड्स के मुकाबले में। इसके अंदर जो है वो कपड़े वगैरह आ जाते हैं,
फिर तीसरी जो कैटेगरी वो है स्पेशलिटी गुड्स। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें कस्टमर जो है वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी होती है, कस्टमर जो है वो ब्रांड के मुताबिक चीज़ पर पसंद करता है। इसके अंदर ज्वेलरीज और गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। फिर है हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स। अब जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। और इसकी दो कैटेगरीज हैं, कैपिटल आइटम्स एंड दी एक्सपेंस आइटम्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, कैपिटल आइटम्स जो होते हैं ये लॉन्ग लिव्ड एंड दी एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, यानी कि कई सालों तक चलने वाले होते हैं ये, और एक्सपेंसिव होते हैं ये। काफ़ी इनकी इनकी कीमत होती है, जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी कॉपीराइट भी ख़रीदना पड़ जाता है। और इन कैपिटल आइटम्स को जो है वो कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में अगर एक्सपेंस आइटम की बात की जाए तो एक्सपेंस आइटम में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है रॉ मटेरियल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और कुछ यूटिलिटी आइटम्स होते हैं जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, यानी कि लुब्रिकेंट वगैरह के जो चीज़ें होती हैं वो, और कुछ औजार वगैरह भी शामिल होता है। अब औजार जो है वो कैपिटल की कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन उसको एक्सपेंस की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। नाउ दी प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है, इसके अंदर तमाम वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 प्रोडक्ट वो सेल कर रही है, तो जो 10 प्रोडक्ट होंगी वो तमाम मिला के प्रोडक्ट मिक्स बनेगी। नाउ दी प्रोडक्ट लाइन। अब जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन जो है उसमें क्या होता है कि तमाम जितनी भी सिमिलर प्रोडक्ट होती हैं एक दूसरे से, वो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर शामिल होती हैं। नाउ द स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जो प्रोडक्ट डेवलप की जाती है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले रिकग्नाइज किया जाता है अनसेटिस्फाइड नीड को। ऐसी नीड्स जो पूरी नहीं हो रही उसी की प्रोडक्ट बनाई जाती है जो नीड्स पूरी नहीं हो रही। फिर उसके बाद आइडिया जनरेशन का स्टेज होता है, आइडिया जनरेट किया जाता है, आइडियाज़ सोचे जाते हैं, और फिर आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है। फिर प्रोटोटाइप बनता है, यानी फिजिकल शेप जो प्रोडक्ट का, इसमें क्या होता है एक नमूना सा बना लिया जाता है प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है। अब जो टेस्ट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है प्रोडक्ट को, और मार्केट के ऊपर भी टेस्ट किया जाता है। ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट सोल्ड की जाती है और देखा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, यानी कि एक छोटे पैमाने के ऊपर जो है इसकी एक सेल की जाती है और देखा जाता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों ने प्रोडक्ट को पसंद किया या नहीं पसंद किया। फिर आखिर में क्या होता है, कमर्शलाइजेशन की जाती है प्रोडक्ट की। अब जो है प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल बेसिस के ऊपर बेची जाएगी, और इस कॉन्सेप्ट को मास मार्केटिंग भी कहा जाता है। छोटे पैमाने पे नहीं, अब बल्कि मास मार्केटिंग होगी। अब है लेक्चर नंबर 28। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। जो पहला स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि एक नई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होती है मार्केट के अंदर नई आती है, और इस स्टेज के अंदर या तो एक ही मैन्युफैक्चरर होगा या फिर बहुत कम मैन्युफैक्चरर होंगे मार्केट के अंदर। उसके बाद फिर आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं ओल्ड कस्टमर्स के। जो पुराने कस्टमर्स होते हैं वो भी ऑर्डर दे रहे होते हैं, और साथ में नए कस्टमर्स भी एंटर हो जाते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज, जो कि पीक होती है एक प्रोडक्ट की। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो अवेयर होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और जब सेलर्स देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसकी सेल बहुत ज़्यादा है तो फिर दूसरे सेलर्स भी जो है वो एंटर होना शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर। फिर आखिर में डिक्लाइनिंग स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, और इस स्टेज पे जो है वो प्रोडक्ट मार्केट से डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। नाउ दी यूज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो अगर इंट्रोडक्शन स्टेज की बात की जाए तो इसमें मार्केटर्स जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं मोर ऑफ देयर पॉलिसीज़, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको। और इस स्टेज पे जो है वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट का वो होता है वेंचर सम, यानी कि वो नई आइडियाज़ को ट्राई करना चाहता है जब भी वो कोई नई प्रोडक्ट ख़रीदता है। और मार्केटर्स हाई कर सकते हैं अपनी प्राइसेस को, क्योंकि कस्टमर जो है वो अगर स्पेंड करना ज़्यादा जो है वो अफोर्ड कर सकता है तो वो हाई प्राइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई कॉस्ट आई है बनने में प्रोडक्ट को तो भी, और इस स्टेज में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद फिर आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, मार्केटर्स जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर की तादाद कम होती है, कंपटीशन भी कम होता है और सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है।
उसके बाद फिर मैच्योरिटी स्टेज में जो है मार्केटर्स जो है वो रिड्यूस करेंगे प्राइस को, क्योंकि कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाता है, दूसरे सेलर भी इंटर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा स्पेंड किया जाता है, पैसे को लगाया जाता है रिसर्च में और डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में और रिसर्च के ऊपर भी जो है पैसा लगाया जाता है। उसके अलावा प्रमोशन के अंदर ब्रांड नेम की जो प्रमोशन होती है उसके लिए भी पैसा लगाया जाता है। और मार्केटर्स जो होते हैं वो रिवाइज करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो नए सेगमेंट ढूंढते हैं मार्केट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को। और इस स्टेज में पर यूनिट जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वैसे ओवरऑल सेल तो बहुत ज़्यादा होती है इस स्टेज में, लेकिन पर यूनिट यानी एक पीस बिकने पे अगर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से जो है पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो गिर जाता है। फिर आखिर में डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि मार्केटर्स को जो है अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहिए सिलेक्टिव कस्टमर्स को, और साथ में नए जो फीचर्स हैं, कुछ इनोवेशन है प्रोडक्ट के अंदर, वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि प्रोडक्ट की जो सेल है उसको हाई रखा जा सके। अदरवाइज़ क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से ख़त्म होती चली जाएगी, उसकी डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नाउ दी ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स। सो ब्रांड क्या है? ब्रांड जो है एक सिंबल है, एक साइन है, कोई कलर है, कोई डिज़ाइन है, या इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल एक ब्रांड है तो उसका एक ख़ास लोगो है जो उसकी आइडेंटिटी है। और ब्रांडिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक आइडेंटिफिकेशन जो है सजेस्ट की जाती है एक प्रोडक्ट के लिए, यानी एक पहचान। नाउ द ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी का मतलब ये होता है लॉयल्टी। एक कस्टमर्स की जो लॉयल्टी अटैच होती है प्रोडक्ट के साथ, यानी वफादारी, उसको जो है ब्रांड इक्विटी कहा जाता है। एंड ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये है एक्सटेंट टू विच अ कस्टमर नोज और रिकॉल द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। जितना कस्टमर जो है वो जानता है या रिकॉल करता है ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स। अब जो ब्रांड की जो टाइप्स हैं उसमें नेशनल ब्रांड्स हैं। नेशनल ब्रांड एक ऐसी ब्रांड है जो सोल्ड होती है थ्रू आउट द कंट्री। उसके अलावा लाइसेंस ब्रांड होती हैं जो कि सेलर जो है बाय करता है, राइट को बाय करता है सेल करने के लिए उस ब्रांड को मार्केट के अंदर। उसके अलावा प्राइवेट ब्रांड्स होती हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज़ करते हैं ब्रांड जो है कुछ रिटेलर्स की, जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को। नाउ दी पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग क्या है? पैकेजिंग क्या होती है? अब पैकेजिंग जो है वो किसी प्रोडक्ट का एक ड्रेस होती है। जिस तरह से इंसानों का ड्रेस होता है इस तरह से पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट की ड्रेस होती है। और इसमें जो है वो डिज़ाइनिंग एंड द मेकिंग ऑफ द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि रैपर जो उसको डिज़ाइन करना और उसको बनाना है वो भी पैकेजिंग के अंदर शामिल होता है। और लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग जो है वो ये पैकेजिंग का ही एक हिस्सा होता है। पैकेजिंग का वो हिस्सा होता है जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है, तो उस हिस्से को जो है वो लेबल कहा जाता है। अब है लेक्चर नंबर 29, प्राइसिंग। तो प्राइस क्या है? प्राइस का मतलब वो वैल्यू जो कि एक सेलर जो है वो रिसीव करता है जब वो एक्सचेंज करता है गुड्स या सर्विसेज। और प्राइसिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए इस बात को डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी क्या रिसीव करेगी जब वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करेगी, यानी कि प्रोडक्ट जब वो देगी तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा। तो यही चीज़ डिटरमाइन की जाती है प्राइसिंग के अंदर। नाउ दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। अब जो प्राइसिंग की जाती है, प्राइस सेट किया जाता है, उसके क्या क्या मकासद होते हैं, किन किन चीज़ों को सामने रखते हुए प्राइस सेट किया जाता है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, यानी कि एक चीज़ तो ये देखी जाती है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके अलावा मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना ये भी देखा जाता है। सिर्फ प्रॉफिट भी बढ़ाना नहीं देखा जाता बल्कि ये भी देखा जाता है। साथ में साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी देखा जाता है। एंड गेट रेट ऑफ स्टॉक, जितना स्टॉक का लेवल होता है उसके हिसाब से भी प्राइसिंग सेट की जाती है। एक टेक्निक तो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस सेट करने की। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाता है और साथ में उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 80 रुपीज़ का एक सोप बना और उसको 100 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है, यानी कि 20 रुपीज़ उस पर प्रॉफिट लिया जा रहा है। 80 रुपीज़ उसकी बनने की कॉस्ट आई और 20 रुपीज़ उस पर प्रॉफिट लिया गया, तो 100 रुपीज़ में उसको सेल किया जा रहा है। ये हो गई कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। और इसके अंदर जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस भी किया जाता है। अब ये एनालिसिस ये बताता है कि एक कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगी, यानी कि ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। फिक्स कॉस्ट तो वो होती है जो फिक्स रहती है, चाहे जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस हो, जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, चाहे वो थाउजेंड्स में हो, मिलियंस में हो,
इवन के बिलियन में हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रेंट है बिल्डिंग का, अब जितनी भी प्रोडक्शन हो जाए लेकिन रेंट तो वहीं का वहीं रहेगा। उसके बाद दूसरी जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो वेरी करती है नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस। अब रॉ मटेरियल है, जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे, फॉर एग्जांपल सोप की प्रोडक्शन हो रही तो जितने ज़्यादा सोप बनेंगे तो जितना ज़्यादा उसका रॉ मटेरियल है उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो टोटल कॉस्ट निकाली जाती है, टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड कर दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस जो है इसको यूज़ किया जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। नाउ द प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, अब नई जो प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है उसकी प्राइसिंग किस तरह से की जाती है। एक तो प्राइस स्कीमिंग की जाती है। अब ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करी जाती है मार्केट में वो हायर प्राइस के साथ की जाती है मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है कॉस्ट कैलकुलेट करने के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट उसकी कैलकुलेट हुई है 80 रुपीज़, असल में वो बनी 90 रुपीज़ की, और सेल की उसको 110 में, 100 में 10 करने के बजाय, तो उससे क्या हुआ, जो कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हुई थी 10 रुपीज़ की, तो वहाँ वो एब्जॉर्ब हो गई, वहाँ वो एडजस्ट हो गई। और उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर जो होते हैं वो वैल्यू देते हैं प्रोडक्ट को उसकी प्राइस के मुताबिक। अगर एक 100 रुपीज़ का बिक रहा है और एक 110 का बिक रहा है, तो कस्टमर हो सकता है ये सोचे कि जो 110 वाला है उसकी जो है क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, इसलिए उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। दूसरी स्ट्रेटजी होती है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि इनिशियल जो है लोअर प्राइस चार्ज किया जाता है मार्केट एक्सपेक्टेशन से, जितनी मार्केट एक्सपेक्टेशन होती है उसके मुकाबले में कम ही प्राइस चार्ज किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि लार्जर मार्केट शेयर जो है उसको कैप्चर किया जा सकता है इस स्ट्रेटजी के थ्रू, और प्राइसिंग जो है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे भी। नाउ द फिक्स्ड वर्सेस डायनामिक प्राइसेस। अब फिक्स्ड जो प्राइसिंग होती है उसमें इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, टाइप ऑफ कस्टमर्स, टाइप ऑफ कम्युनिटी एंड द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंट। यानी कि जो फिक्स प्राइस होती है वो हर जगह फिक्स रहती है और हर तरह के कस्टमर में, कोई भी कस्टमर हो प्राइस फिक्स रहेगी, कोई भी कम्युनिटी हो प्राइस फिक्स रहेगी, और इवन कि कोई भी लोकेशन हो सेल पॉइंट, यानी किसी भी मार्केट में या किसी भी कोई से भी एरिया में बेची जा रही है प्राइस सेम रहेगी। जबकि डायनामिक प्राइस में प्राइस वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर को किसी और प्राइस पे बेची जा रही है, दूसरे को किसी और पे, और मार्केट टू मार्केट भी, एक मार्केट में ज़्यादा दूसरी मार्केट में कम कीमत पे। ना तो ये कौन से फैक्टर्स हैं अब उनको जिनको कंसिडर करना चाहिए जब इंटरनेशनल प्राइसिंग हो। अब अगर एक प्रोडक्ट इंटरनेशनली बेची जा रही है तो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको कंसिडर किया जाएगा प्राइस सेट करने के लिए। तो पहला फैक्टर है वो है करेंसी का है, यानी कि एक्सचेंज रेट का। फॉर एग्जांपल जैसे अभी डॉलर जो है वो 160 रुपीज़ का है, किसी दौर में 60 रुपीज़ का भी होता था, किसी दौर में 100 रुपीज़ का भी। तो जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको देखा जाएगा, टैरिफ, ये टैक्स, ये भी एक टैक्स होता है जो इंपोर्ट आइटम्स पे लगता है। इसके अलावा फ्राइट जो किराया है और इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है, उन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट करने में। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या है, ये जो है वो कॉम्बिनेशन है उन तमाम चैनल्स का जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मार्केट टू मार्केट। और जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में, वो कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं। होलसेलर होता है। अब होलसेलर वो होता है जो बाय करता है और सेल करता है बल्क क्वांटिटीज़ में, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में ये जो है सेल कर रहा होता है। उठाता भी है ज़ाहिर बात है कंपनी से बहुत बड़ी क्वांटिटी, और सेल भी बड़ी क्वांटिटी में करता है। और ये वो लोग होते हैं जो ज़ाहिर बात है उन्हीं लोगों को सेल करते हैं जो रीसेलर होते हैं, जैसे कि रिटेलर को ही सेल करता है ज़्यादातर होलसेलर। और फिर दूसरा जो पार्टी है वो है रिटेलर। अब रिटेलर जो है ये उन्हीं लोगों को सेल करता है सामान जो एंड बायर होते हैं, जिन्होंने आखिर में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होता है, और स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहा होता है ये। नाउ डी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ये जो है नेटवर्क है इंटरडिपेंडेंट बॉडीज़ का, वो बॉडीज़ जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और इनका जो नेटवर्क होता है ये क्या करता है, ये फ्लो ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उसको पॉसिबल करता है। अब जो प्रोडक्ट का फ्लो है, यानी कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहुँचती है, वो मार्केटर से एंड बायर तक जो पहुँचती है, प्रोडक्ट मार्केटर से लेकर एंड बायर तक जो प्रोडक्ट पहुँच रही होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ही पहुँच रही होती है। नाउ दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, और मेंबर्स जो है वो ऐड करते हैं वैल्यू जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर, रिड्यूसिंग करते हुए ट्रांजैक्शंस को।
और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो वर्क करता है प्लेस यूटिलिटी के लिए। जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो वो प्लेस यूटिलिटी होती है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ वो सेल होगी तो क्या होगा, उसकी प्लेस यूटिलिटी होती है। सो एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो स्टोरेज करते हैं, ज़ाहिर बात है सामान को जमा करके एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं जब तक वो सेल नहीं होता। फाइनेंसिंग टू दी कंपनी, कंपनी से जो है ज़ाहिर बात है वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और इन्फॉर्मेशन या रिसर्च फंक्शन भी करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, रिसर्च के लिए भी काम करते हैं, वो कंपनी के लिए प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन। और डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन तो वो करते ही हैं। अब है लेक्चर नंबर 30, एजेंट। तो एजेंट कौन होता है, ये वो शख्स होता है जो बायर और सेलर्स को आपस में मिलाता है। ये टेक्निकली साउंड होता है और ये दोनों पार्टीज़ के लिए काम करता है। जिस तरह से एक स्टेट एजेंट होता है वो भी एक तरह के एजेंट ही होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जाता है या होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होलसेलर होता है जो बाय करता है कंपनी से और सेल करता है इंडस्ट्री को। इसके अलावा सप्लायर भी होता है, ये सप्लाई करता है इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़र्स को कंपनी के मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे या कंपनी के बिहाफ पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, एक तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरीज शामिल होते हैं और ये तब यूज़ की जाती है जब ज़्यादा तौर पे कंज्यूमर गुड्स के लिए। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है जिसमें सेलर्स के जो है वो कुछ एक्सक्लूसिव टारगेट मार्केट होती है और इसमें इंटरमीडियरीज भी बहुत कम होते हैं। तो जो लो प्राइस कंज्यूमर आइटम्स होते हैं वहाँ पे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है और जो हाई प्राइस आइटम्स होते हैं वहाँ पे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है। नाउ दी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब चैनल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब मार्केटर्स और चैनल मेंबर्स के दरमियान डिफरेंसेस आ जाते हैं तो एक तरह का चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक तरह का तनाज़ा हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट किन किन चीज़ों के ऊपर हो सकता है, प्राइसिंग के ऊपर हो सकता है कि प्राइस क्या होने चाहिए, उसके अलावा सप्लाई ऑफ गुड्स पे हो सकता है और उसके अलावा कलेक्शन और रिकवरीज के ऊपर भी हो सकता है। नाउ दी चैनल लीडरशिप। अब चैनल लीडरशिप क्या है, ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसके पास ज़्यादा पावर होती है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, तो उसी को चैनल जो है वो लीडर कहा जाता है। नाउ दी रिटेलर। अब रिटेलर क्या है, ये पहले भी आ चुका है। रिटेलर का मतलब वो शख्स होता है जो बल्क में ख़रीदता है और एंड बायर को बेचता है। होलसेलर से या कंपनी से ये बल्क के अंदर उठाता है सामान और एंड बायर्स वो लोग जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं सामान को, उनको बेच रहा होता है और उनको बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बेचता है। नाउ द टाइप्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर की भी टाइप्स है, जैसे प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होते हैं, ये वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक प्रोडक्ट लाइन। और प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, चेन होती है सिमिलर गुड्स की, एक जैसे गुड्स उस एक प्रोडक्ट लाइन में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर बार्गेन रिटेलर है, इसको समझने के लिए कैटलॉग को समझना ज़रूरी है। कैटलॉग क्या है, एक बुक या ब्रोशर होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट के फीचर्स और प्राइजेस वगैरह लिखे होते हैं। तो जो बार्गेन रिटेलर होते हैं ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैटलॉग्स जो है बायर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ये कैटलॉग। इसके अलावा डिस्काउंट हाउसेस होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऑफ़र करती हैं डिस्काउंटेड प्राइजेस। उसके अलावा फैक्ट्री आउटलेट्स होती हैं, ये वो शॉप्स होती हैं जो फैक्ट्री के साथ ही बनी होती हैं और जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही होती है। उसके अलावा कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जो काफ़ी लॉन्गर आवर्स के लिए, काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इनके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं सुपर स्टोर्स के मुकाबले में और इनके पास वही प्रोडक्ट होती है जो बहुत ज़्यादा होती है डिमांड में। नाउ दी फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकली मूव करती है मैन्युफैक्चरर से एंड बायर तक। जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, बनाने वाला प्रोडक्ट, वहाँ से लेकर जो एंड बायर जो यूज़र है वहाँ तक मूव करती है। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्ट की क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, मेथड्स को कंसिडर करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके अलावा प्राइसिंग को, स्पीड को और दूसरे भी फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कई तरह के मोड्स यूज़ होते हैं। अब आपके सामने ये कुछ इमेजेस मौजूद हैं, जैसे कि ये एक रोड ट्रांसपोर्ट की दिखाई जा रही है आपको। इसके बाद ये है रेलवे के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट की जाती है, उसके अलावा एयरलाइंस के ऊपर। सो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और इसको यूज़ किया जाता है फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए या वेजिटेबल्स के लिए, ऐसी चीज़ों के जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनके लिए। उसके अलावा
सी ट्रांसपोर्ट भी यूज़ की जाती है और पाइपलाइंस का भी यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट्स के लिए। कुछ ऐसा सामान होता है ऑयल वगैरह जो होता है उसके लिए पाइपलाइन का भी यूज़ किया जाता है। सो सिलेक्शन जो की जाती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें जो है वो चेंजेस जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको भी कंसिडर किया जाता है और इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज़ किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा मोड को भी जो है ज़ाहिर बात है यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड द फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, अब कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए प्रोडक्ट की मूवमेंट के लिए। उसमें कॉस्ट को देखना चाहिए कि कितनी कॉस्ट आ रही है, नेचर क्या है प्रोडक्ट की कैसी नेचर है, पेरिशेबल है या नहीं है, ड्यूरेबल है, उसके अलावा डिस्टेंस कितना है, कितना फासला है, और रिक्वायरमेंट्स कस्टमर्स की क्या है, कितने दिनों में कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। नाउ दी प्रमोशन, अब प्रमोशन क्या है, इसमें जो है वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बहुत से टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए कस्टमर्स के साथ, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, फीचर के बारे में, या कंपनी की पॉलिसी के बारे में। एंड प्रमोशन मिक्स, अब प्रमोशन मिक्स क्या है, इसका मतलब है कि वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि बहुत से मुख्तलिफ तरीके जिनको इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए बायर के साथ। और गोल्स क्या हैं प्रमोशन के, इसमें जो है वो इसके ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और इसके अलावा कस्टमर को परसुएट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को लाइक करे और वो प्रोडक्ट को बाय भी करे, इस चीज़ के लिए भी परसुएट किया जाता है। अब है लेक्चर नंबर 31, स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रमोशन। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती है प्रमोशन के लिए। एक तो है पुल स्ट्रेटजी। अब जो पुल स्ट्रेटजी होती है इसके अंदर प्रमोशनल कैंपेन जो है वो टारगेटेड होती है एंड बायर के ऊपर। जो एंड बायर है उसको खींचा जाता है, पुल का मतलब ही होता है खींचना। उसको इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि मीडिया के थ्रू जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है एंड बायर को कि वो प्रोडक्ट जो है वो मिडिलमैन से ख़रीदे। फॉर एग्जांपल ऐड इस तरीके से दिखाया जाता है कि एंड बायर जो है वो प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है। तो ये तो होती है पुल स्ट्रेटजी। दूसरा ये कि पुश स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी में जो टारगेट किया जाता है वो मिडिलमैन को टारगेट किया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है दुकानदारों को या फिर जो कोई भी मिडिलमैन हो, सेलर हो, ताकि वो प्रोडक्ट को पुश करे, कस्टमर के सामने वो प्रेजेंट करे प्रोडक्ट को। तो मार्केटर्स जो वर्क करते हैं वो दोनों स्ट्रेटजीज़ पे साइमल्टेनियसली करते हैं, एक साथ दोनों स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। नाउ दी प्रमोशनल मिक्स। अब प्रमोशनल मिक्स का मतलब क्या है कि तमाम प्रमोशनल टूल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है कम्युनिकेट करने के लिए अपने कस्टमर्स के साथ, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, या पब्लिक रिलेशन है। नाउ दी बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है अनसेटिस्फाइड नीड, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को सर्च किया जाता है जिनसे उन नीड्स को पूरा किया जा सके, उन चीज़ों को जिनसे उस नीड को पूरा किया जा सके। फिर कंपैरिजन किया जाता है, अल्टरनेटिव्स को मुख्तलिफ चॉइस होती हैं, कंपेयर किया जाता है कौन सी बेहतर चीज़ है। फिर बाइंग डिसीजन ले लिया जाता है, ख़रीद लिया जाता है जो चीज़ बेहतर लगती है। और फिर पोस्ट बाइंग बिहेवियर आता है। ख़रीदने के बाद बाइंग बिहेवियर के बाद जो बाइंग डिसीजन के बाद जो पोस्ट बाइंग बिहेवियर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जैसी प्रोडक्ट होती है उसके मुताबिक फिर ये आता है। नाउ दी एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे अनपेड फॉर्म लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, ये पेड फॉर्म होती है, मैंने पहले भी बताया था पेड फॉर्म होती है, इसके लिए पैसे देना पड़ते हैं, फ्री में नहीं होती है एडवर्टाइजिंग। तो ये पेड फॉर्म होती है किसी भी गुड्स सर्विसेज की या आइडिया की थ्रू नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अब जो ये प्रेजेंटेशन होती है एडवर्टाइजिंग की नॉन पर्सनल होती है एंड ऑन बिहाफ ऑफ दी आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर है, ये आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर के बिहाफ पे होती है, पता होता है कि स्पॉन्सर कौन है, तो इसी को एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक तो परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कस्टमर को परसुएट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। और उसके अलावा कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाता है कंपटीटर्स की प्रोडक्ट के मुकाबले में, और कुछ कंट्रीज़ में टेक्निक अलाउ भी नहीं है। उसके अलावा रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कस्टमर को रिमाइंड किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में, फीचर के बारे में या मैन्युफैक्चरर के बारे में। ज़्यादा तौर पे ये पुरानी प्रोडक्ट्स के साथ होता है जो कस्टमर भूल चुके होते हैं, तो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग जब चलती है तो उनको याद आ जाता है इस प्रोडक्ट के बारे में। नाउ दी एडवर्टाइजिंग मीडिया। मीडिया क्या है, एडवर्टाइजिंग मीडिया जो है ये एक तरीका है कम्युनिकेट करने के लिए टारगेट ऑडियंस के साथ। टारगेट ऑडियंस के साथ जो कम्युनिकेट करने के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसी को मीडिया कहते हैं। वैरायटी ऑफ मीडिया, कई सारी मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन आते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जनरल पब्लिक तक इजीली एक्सेस होता है। नुकसान ये है कि लो लिटरेसी रेट है, तो जाहिर बात है लोग इसको पढ़ नहीं सकेंगे, और क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग भी ख़राब होती है न्यूज़पेपर की, इतनी अच्छी नहीं होती। और उसके अलावा मैगजीन जो है उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है न्यूज़पेपर के मुकाबले में। और ये भी फ़ायदा इसका है कि अगर मैसेज जो है एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार उसको रीडर पढ़ के समझ सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज़्यादा टेलीविज़न इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा ये कि तकरीबन हर जगह है अब अवेलेबल, और इसके अलावा इसके अंदर वैरायटी होती है चीज़ों की, जैसे कि इसमें देखना भी होता है और लिसनिंग भी होता है, सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। और इसके अलावा वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी इसमें वैरायटी होती है कि जिसके ज़रिए मैसेज को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसके नुकसानात भी हैं, जैसे कि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं और स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा टारगेट ऑडियंस के पास टाइम भी ना हो टेलीविज़न देखने का, ये भी एक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी होता है दूसरी चीज़ों के मुकाबले में। उसके अलावा रेडियो भी एक मीडिया है, रेडियो तकरीबन हर जगह है। इसकी रीच ये जो है पर्सनल फ्रेंड की तरह काम करता है बहुत से लोगों के लिए, और ये बहुत सस्ता है टीवी के मुकाबले में। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर पिक्चर नहीं होती। आउटडोर मीडिया भी यूज़ किए जाते हैं, यानी बाहर, जैसे कि होर्डिंग्स होती हैं, बिलबोर्ड्स जिनको कहा जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी इमेजेस लगी होती है पिक्चर की, और कलरफुल किस्म की इमेजेस होती हैं। और इसके नुकसान भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है जहाँ पे कस्टमर मौजूद हो, कस्टमर का गुजरना जहाँ से हो, तो ऐसा स्पॉट ढूंढना जो है इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है होर्डिंग के लिए। कुछ दूसरे तरीके भी हैं प्रमोशन के लिए, जैसे सिनेमा एडवर्टाइजिंग है, सिनेमा के अंदर एडवर्टाइजिंग की जाती है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, येलो पेजेस है, रेलवे टाइम टेबल है, पैनल्स हैं बसेस के, या फिर मैसेजेस हैं ट्रेन्स के अंदर। और कुछ यूनिक आइडियाज़ भी अब आ रहे हैं प्रमोशन के लिए, जैसे स्काई राइटिंग है, ये एरोप्लेन के थ्रू की जाती है। उसके अलावा लेज़र राइटिंग की जाती है, बिल्डिंग्स के ऊपर जो है लेज़र के थ्रू एड्स दिखाए जाते हैं। नाउ द चॉइस ऑफ मीडिया फॉर प्रमोशन। अब जो मीडिया की चॉइस की जाती है प्रमोशन के लिए वो किस तरीके से की जाती है, तो कोई भी एक सिंगल मीडियम जो है वो बेस्ट कंसिडर नहीं किया जाता। ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर कि कितनी कॉस्ट आ रही है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्शन की या प्रिंटिंग की कॉस्ट क्वालिटी कैसी है, सर्कुलेशन कितनी है, एडिटोरियल इन्वायरमेंट कैसा है, और लाइफ ऑफ मैसेज कितनी है, यानी कि मैसेज की लाइफ हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो या कम हो। तो इन तमाम जो है वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ दी मीडिया मिक्स। अब मीडिया मिक्स क्या है, डिफरेंट मीडियाज़ को एक सेम टाइम पे जो है वो इस्तेमाल करना। सेम टाइम पे एक ही वक्त पे मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन प्रमोशन के लिए गुड्स की, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा है, मिस्टेक हुई हुई है। प्रमोशन के लिए जो है वो सेम टाइम पे डिफरेंट मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग के टूल्स को यूज़ किया जाता है कस्टमर तक पहुँचने के लिए। नाउ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक अलग से एक बॉडी है, एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ प्रमोशन के एरिया से, और इनका काम ही ये होता है कि ये एडवर्टाइजिंग का ही काम करते हैं ये। सो बहुत सी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन के लिए अपनी प्रोडक्ट्स का। उनके पास खुद टाइम नहीं होता कि वो खुद से ऐड डिज़ाइन करें और कैंपेन चलाएं, बल्कि वो जो है सारा काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी से करवाते हैं। अब है लेक्चर नंबर 32। तो इसमें है सबसे पहले हाउ टू डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। किस तरीके से एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो डिज़ाइन की जाती है। इसमें सबसे पहले जो सिलेक्शन की जाती है मीडियाज़ की, उन मीडियाज़ की सिलेक्शन की जाती है जो पावरफुल होते हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, उनको अचीव करने के लिए जो भी मीडिया पावरफुल होगा और इफ़ेक्टिव होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो इसके स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है टारगेट मार्केट की, कि टारगेट मार्केट कौन सी है। एक्चुअली एक ही टारगेट मार्केट होती है जनरली। तो एजुकेशन क्लास है, यानी अब जो जिस मार्केट को टारगेट किया जा रहा है उसके एजुकेशन का लेवल क्या है, और रूरल है या अर्बन है, वो देहाती है या शहरी है, एज क्या है कस्टमर्स की, सोशल क्लास क्या है। उसके अलावा दूसरा स्टेज जो है वो है एलोकेशन ऑफ बजट। कितना बजट जो है मुख्तस किया जा रहा है। अब बजट मुख्तस करने के लिए परसेंटेज देखी जाती है एक्सपेक्टेड सेल्स की, वो भी उस हिसाब से भी बजट लगाया जा सकता है। इसके अलावा कंसिडर किया जाता है टारगेट्स को या ऑब्जेक्टिव्स को, उसके मुताबिक भी लगाया जा सकता है कि जहाँ पे टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाए उस हिसाब से भी बजट लगाया जा सकता है। या फिर कॉम्पिटिटर्स को भी कंसिडर किया जा सकता है कि कॉम्पिटिटर्स कितना बजट लगा रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है उसमें होता है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या मकासद हैं। उसके बाद फिर आता है मैसेज क्रिएशन, जो मैसेज दिया जाएगा उसको क्रिएशन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। इसके अंदर एप्रोप्राइट लैंग्वेज, बिल्कुल वही लैंग्वेज जो टारगेट ऑडियंस समझ सके। अब जो भी ज़बान वो अच्छी तरह से समझ सकें वो ज़बान इस्तेमाल की जाएगी एड्स में। और एप्रोप्राइट वर्ड्स, जो वर्ड्स का ये जो चुनाव है वो भी बिल्कुल उसी के हिसाब से होगा जो ऑडियंस अच्छी तरह समझ सके। उसके बाद फिर एप्रोप्राइट मीडिया चूज़ किया जाता है, जो मीडिया बेहतर हो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और फिर एवेल्यूशन भी की जाती है एडवर्टाइजिंग की, के एग्जामिनेशन करने, यानी एडवर्टाइजिंग, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग की रिसर्च की जाती है और सेल्स वॉल्यूम को भी देखा जाता है।
नाउ दी पर्सनल सेलिंग को वन टू वन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसमें जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं कस्टमर से और उनको सेल करने की कोशिश करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है कब, जब कस्टमर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक एक कस्टमर से मिलना होता है और कस्टमर जो है प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानना चाहता है। सो पर्सनल सेलिंग की जो है वो ज़्यादातर ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे टेक्निकल प्रोडक्ट होती हैं सिंपल प्रोडक्ट के बजाय, ताकि उसको डिटेल बताई जा सके कस्टमर को। सो यूज़ क्या है पर्सनल सेलिंग का, इसको यूज़ किया जा सकता है कंज्यूमर आइटम्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए भी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी, यानी कि मेडिसिन वगैरह के लिए भी। अब है लेक्चर नंबर 33। सबसे पहले इसमें है टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर के क्या क्या टास्क होते हैं। जो पहला है वो है टू डिफाइन दी सेल्स ऑब्जेक्टिव्स, के सेल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकासद हैं सेल्स के। अब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंक्रीजिंग सेल भी हो सकता है, यानी कि सेल को बढ़ाना, और कंट्रोलिंग भी हो सकता है, सेल्स को कंट्रोल करना। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टीम, एक टीम की को ऑर्गेनाइज करना और इम्प्लीमेंट करना, प्लान जो प्लान बन चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और टेरिटोरी मैनेजमेंट, अब जो इलाका मिला है, जो टेरिटोरी मिली है उसकी मैनेजमेंट करना, सेल्स के लिए जो इलाका मिला है। नाउ दी पर्सनल सेलिंग टास्क। अब पर्सनल सेलिंग टास्क में कौन कौन से टास्क होते हैं, इसमें होता है बुकिंग ऑफ ऑर्डर्स की बुकिंग करवाना, और उसके अलावा जो ऑर्डर्स आए उसको फिर प्रोसेसिंग करना उसकी, और क्रिएटिव सेलिंग करना। अब ये जो यानी कि कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करना जिससे सेलिंग जो है बहुत तेज़ी से हो। और उसके अलावा मिशनरी सेलिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सेल की जाती है बायर की हेल्प करते हुए। नाउ दी पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। अब इसमें जो है वो प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं उनको ढूंढा जाता है, ऐसे लोग जो कस्टमर बने नहीं हैं लेकिन बन सकते हैं। इसमें क्या शामिल होता है, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होता है उसकी इंडस्ट्री की लोकेशन, और ये देखना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकर कौन है, कौन डिसीजन बनाता है, और उसके अलावा मेथड फॉर ऑर्डरिंग क्या है, यानी कि क्या तरीका है ऑर्डर करने का। उसके अलावा साइज़ ऑफ ऑर्डर क्या है, और मोड ऑफ पेमेंट क्या है, किस तरीके से पेमेंट होती है, और पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं, उन्होंने पेमेंट में डिले तो नहीं किया, और करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं उनकी। और नाउ दी टेक्निक्स फॉर दी प्रोस्पेक्टिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। एक तो स्नोबॉल टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है कि स्नोबॉल का काम करता है सेटिस्फाई कस्टमर, यानी वो और कस्टमर लेकर आता है, जो सेटिस्फाई कस्टमर होता है उसी के ज़रिए और कस्टमर आते हैं, तो वो स्नोबॉल का काम करता है, जिस तरह एक स्नोबॉल बड़ी होती चली जाती है गिरते हुए। और कॉल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक होती है जिसमें नॉक एवरीबॉडीज डोर, यानी हर किसी को एक तरह से अपना कस्टमर समझा जाता है। फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। अब क्या क्या फीचर्स देखे जाते हैं उसमें, एज देखी जाती है पर्सन की, इंटरेस्ट देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो किन किन चीज़ों को प्रेफर करता है। नाउ दी अप्रोचिंग दी कस्टमर। अब कस्टमर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं। दो ऑप्शन है, या तो अपॉइंटमेंट लेके जाएँ या फिर बगैर अपॉइंटमेंट के जाएँ। तो अपॉइंटमेंट ली जाती है तो उसके फ़ायदे ये होते हैं कि वो प्रॉपर तौर पे सुनता है क्योंकि अपॉइंटमेंट ली हुई है, और ये भी है इसका कि कस्टमर को इस बात का एहसास होता है, फीलिंग होती है कि उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है जब ये अपॉइंटमेंट ली गई है। नुकसानात भी हो सकते हैं कि कस्टमर मना भी कर सकता है और सेल पर्सन जो है वो टाइम पे ना पहुंचे, ये भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट ना लेने के भी फ़ायदे हैं। उसका ये फ़ायदा है कि टाइम जो है वो कंट्रोल में होता है सेल पर्सन के, और सेल पर्सन को इस बात का डर नहीं होता कि नो बोले क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं ली। और डिसएडवांटेज ये है अपॉइंटमेंट ना लेने का कि कस्टमर ये सोच सकता है कि ये जो पर्सन है, ये जो शख्स है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। नाउ दी बैरियर्स। अब बैरियर्स भी आते हैं, सेल पर्सन जो है वो कुछ बैरियर्स उसको आते हैं जब वो कस्टमर तक पहुंचता है। वो बैरियर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रोक सकता है, उसके अलावा रिसेप्शन पे भी रोका जा सकता है, और जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो भी रोक सकते हैं। नाउ दी फाइनल चेकलिस्ट बिफोर प्रेजेंटेशन। अब कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोडक्ट की, उससे पहले कुछ फाइनल चेकलिस्ट की जाती है। तो उसमें जो है वो देखा जाता है कि क्या डज सेल्स पर्सन हैज़ हिज इक्विपमेंट रेडी, जो भी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आलात वगैरह हैं, वो तमाम जो है वो रेडी हैं या नहीं। अब वो कौन कौन से इक्विपमेंट हो सकते हैं, उसमें कैलकुलेटर शामिल है, मेजरिंग टेप जिसमें इंचेस और सेंटीमीटर होता है, ये वाला टेप होता है जिससे मेजर किया जाता है, और प्राइस लिस्ट, इसके अलावा फोटोग्राफ्स और ब्रोशर्स वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रेडी होनी चाहिए जब प्रेजेंटेशन से पहले, कस्टमर के सामने जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उससे पहले। अब है लेक्चर नंबर 34, प्रेजेंटेशन स्टेज। अब प्रेजेंटेशन स्टेज कौन सी होती है, जब बायर तक पहुंच जाता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो सेल्स पर्सन जो होता है वो रिव्यू करता है सिचुएशन को, कि वहाँ जो जिस कमरे में वो पहुंचा है वहाँ किस तरह की सिचुएशन है। उसमें जो है वो फर्नीचर को देखता है कि किस तरह का फर्नीचर वहाँ है, वॉल हैंगिंग्स यानी कि दीवार पे किस तरह की चीज़ें लटकी हुई हैं, लगी हुई हैं, और वो पर्दों को भी देखता है किस तरह के पर्दे वहाँ मौजूद है, और पर्सनल टेस्ट की अगर कोई चीज़ मौजूद है
तो उसको भी देखता है। वे टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, अब किस तरीके से कन्वर्जेशन स्टार्ट की जाती है, या तो कोई क्वेश्चन पूछ के की जा सकती है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट ली हुई है तो फिर डायरेक्ट कन्वर्जेशन भी स्टार्ट की जा सकती है। क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई, अपॉइंटमेंट ली हुई है तो फिर डायरेक्ट कन्वर्जेशन स्टार्ट की जाएगी। और जब डिस्कशन स्टार्ट किया जाता है तो कोई भी गैर खुशगवार वाक़या जो हुआ होता है तो उसको अवॉइड किया जाए, उसको उससे स्टार्ट ना किया जाए डिस्कशन का। उसके बाद है इंटरेस्ट स्टेज। अब इंटरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि सेल्स पर्सन जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है कस्टमर का प्रोडक्ट के अंदर। इंटरेस्ट किस तरीके से हो सकता है, प्राइजेस के थ्रू हो सकता है, आफ्टर सेल्स सर्विस के थ्रू हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है उसके बारे में, और गारंटीज़ और वारंटीज़ के थ्रू भी। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए जो है वो सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन स्टेज आता है, जिसमें सेल पर्सन जो है वो डिज़ायर क्रिएट करता है कस्टमर के माइंड में ताकि वो प्रोडक्ट ख़रीदे, और कस्टमर जो है वो ऑब्जेक्शन उठाता है। और अच्छा सेल पर्सन वही होता है जो हैंडल कर लेता है उन ऑब्जेक्शंस को अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टेज आ जाती है, जब ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लिया तो फिर ऑर्डर लेना होता है क्लोजिंग स्टेज के अंदर। और फिर फॉलोअप स्टेज होती है, अब जो ऑर्डर मिल गया उसकी एग्जीक्यूशन, फॉलोअप किया जाता है एग्जीक्यूशन करने के लिए ऑर्डर की। नाउ दी आइडा। अब ये आइडा क्या है, आइडा की फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जिसकी डिटेल आप एडवांस कोर्सेज में पढ़ेंगे। नाउ दी टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। अब कस्टमर्स की कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ कस्टमर होते हैं स्केप्टिक कस्टमर्स, ये डाउटफुल बिहेवियर होता है इनका, यानी हर चीज़ के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में इनको कोई ना कोई डाउट होता है, कोई शुबा होता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि इनको पहले कभी धोखा दिया होता है सेलर्स ने, उस वजह से ये हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ शक कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरह का, और डाउटफुल रहते हैं ये। और दूसरे होते हैं एग्रेसिव किस्म के कस्टमर, जो थोड़े गुस्से वाले और एग्रेसिवनेस अपनी शो करते हैं। तो अच्छा सेलर वही होता है, सेल पर्सन वही होता है जो इन दोनों तरह के कस्टमर्स को जो है वो हैंडल कर ले अच्छी तरह। नाउ द इनोवेशन इन सेल्स। अब जो सेल्स की जाती है उसमें भी कुछ नए नए तरीके आते जा रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स आ चुका है, जो ऑनलाइन सेलिंग की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में दराज है, ये वो है, होम शॉपिंग वगैरह है, और इंटरनेशनली अमेज़ोन है या ईबे है। इसके अलावा टेली मार्केटिंग या टेली सेलिंग भी हो रही है, सेलिंग की जा रही है टेलीफोन के थ्रू। नाउ दी सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या है, इसका मतलब ये कि प्रमोशन करना गुड्स या सर्विसेज की शॉर्ट टाइम के लिए। और टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है सेल्स प्रमोशन में, उसमें जो है वो एक कॉन्टेस्ट करवाती है कंपनी, मुकाबला करवाती है, और जो जीतता है उसको इनाम देती है। उसके अलावा ट्रेड शोज़ होते हैं, डिस्प्ले की जाती है प्रोडक्ट मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, और एडवर्टाइजिंग की जाती है एंटरटेनमेंट के थ्रू, प्रोग्राम्स के अंदर एडवर्टाइजिंग की जाती है। उसके अलावा पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स अक्सर सुपरमार्केट में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स जो सेल हो रही होती हैं वहाँ दरमियान में कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो प्रमोशनल प्रोडक्ट होती हैं, तो वो पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन कहलाता है। और पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब ये पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन वो होता है जहाँ पे पेमेंट काउंटर्स जो होते हैं सुपरमार्केट्स के अंदर, वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोशन उनकी लगी होती है। तो जो प्रमोशनल मटेरियल होते हैं पॉइंट ऑफ सेल में, वो हैंगिंग मटेरियल भी हो सकता है, प्रमोशनल कुछ मैसेजेस भी हो सकता है, विंडो डिस्प्ले भी हो सकता है, और रैक्स भी हो सकते हैं। नाउ दी पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी क्या है, अनपेड फॉर्म है प्रमोशन की मास मीडिया के थ्रू। एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था, और पब्लिसिटी जो है वो अनपेड फॉर्म है, यानी इसके लिए पैसा नहीं पे करना पड़ता। और पब्लिसिटी किस तरह से हो सकती है, जैसे कि न्यूज़ चला दी कंपनी के बारे में, किसी भी न्यूज़ चैनल ने या सोशल मीडिया पे अगर कोई न्यूज़ चल जाती है किसी कंपनी के बारे में, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो जो है क्या होता है कि उससे उस कंपनी की जो है वो पब्लिसिटी हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा रिलायबल इसको समझा जाता है, क्योंकि ये अनपेड फॉर्म है, पैसा नहीं दिया होता इसके लिए, तो इसलिए इसको ज़्यादा रिलायबल भी समझा जाता है। पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन क्या है, इसमें तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल है जिनके ज़रिए एक रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है पब्लिक के साथ। अब है लेक्चर नंबर 35, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स के अंदर, जैसे कि आटे से रोटी बनाई जा रही है, और इसमें होता है क्या है कि वैल्यू जो है ऐड की जाती है रॉ मटेरियल के अंदर, उस पर प्रोसेस किया जाता है और एक यूज़फुल किस्म की प्रोडक्ट बना ली जाती है। जैसे कि अब आटा तो इतना काम का नहीं है, लेकिन जो रोटी है वो एक यूज़फुल प्रोडक्ट है।
नाउ द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब ये कि किसी भी एक प्रोडक्ट की एबिलिटी के वो नीड को सेटिस्फाई कर सके। अब जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई कर सकेगी नीड को, उसकी उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी होगी। फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे टाइम यूटिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट तब मिल जाए जब उसकी ज़रूरत हो, जैसे कि गर्मियों के अंदर बर्फ़ और सर्दियों के अंदर कॉफ़ी। इस तरह प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो एक जगह बनती है और सोल्ड होती है दूसरी जगह पे, तो जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पे सोल्ड होती है। और ये जो है प्रोडक्ट यूटिलिटी किस तरह होती है? मोबिलिटी के थ्रू, जब प्रोडक्ट मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। नाउ दी फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसी यूज़फुल फॉर्म में। ऑपरेशनल प्लानिंग। तो ऑपरेशन मैनेजर क्या करता है? डिसाइड करता है प्रोडक्ट कैपेसिटी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन की, और अप्रोप्रिएट लोकेशन के बारे में इंडस्ट्री की, कि सही लोकेशन क्या है। तो अब लोकेशन कंसिडर करते वक्त जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं? ये देखे जाते हैं कि स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, गैस की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, टेलीफोन की, उसके अलावा एक्सेस टू रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट मौजूद है या नहीं, और रेलवेज़ भी मौजूद है या नहीं अगर रेलवे की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके अलावा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। आप कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ के लिए हॉट क्लाइमेट की। सो फैसिलिटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कौन सी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए? एक तो प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़, नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ और सपोर्ट फैसिलिटीज़। लेआउट प्लान। अब लेआउट प्लान क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कौन सी चीज़ कहाँ हो, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक तो प्लेसमेंट मशीनरी की, मशीनरी कहाँ लगाई जाएगी, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की मूवमेंट कैसी होगी, वाटर स्टोरेज, जब वाटर स्टोर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके अलावा एंट्री और एग्जिट पॉइंट, अंदर और बाहर जाने के जो पॉइंट्स हैं वो। नाउ द ले आउट डिज़ाइनिंग ऑप्शंस। अब लेआउट जो डिज़ाइन किया जाता है उसके कुछ ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाता है उसमें, और उसके अलावा प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। सेलुलर लेआउट होता है जिसमें सेल्स होते हैं डिफरेंट, सेल 1, सेल 2, सेल 3। इसके अलावा प्रोडक्ट लेआउट होता है। अब जो ये प्रोडक्ट लेआउट होता है इसके मुताबिक जो है वो रिसोर्सेज जो है वो अरेंज होते हैं, सिक्वेंशियली तौर पे अरेंज होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटायर प्रोसेस जो है वो डेडिकेट होता है प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को या फिर प्रोडक्ट वर्जन को। उसके बाद फिर प्लेसमेंट लेआउट होता है, जो प्लेसमेंट होती है, और कुछ अदर लेआउट है जैसे यू शेप लेआउट, ये पूरा यू शेप की तरह होता है, और स्ट्रेट लाइन लेआउट होता है जो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। रीजंस फॉर डिज़ाइनिंग लेआउट। अब लेआउट जो डिज़ाइन किया जाता है उसको डिज़ाइन करने के कुछ रीजंस क्या हैं? इंक्रीज़ करना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के अंदर इजाफा करना, कॉस्ट का और रिड्यूस करना, उसमें कमी लेकर आना, एक्सीडेंट को अवॉइड करना, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो कि एक्सीडेंट ना हो सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके अलावा डिलेस को अवॉइड करना, जो कस्टमर के ऑर्डर हैं उसमें डिले ना हो सके। अब है लेक्चर नंबर 36। सो टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। अब प्रोडक्शन क्या होती है ये तो आपको बता दिया गया था कि प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर लेना फिनिश गुड्स के अंदर। सो जो टूल्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, उसके अंदर पहला टूल है गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट क्या है? ये एक चार्ट होती है जो कि स्केजुलिंग पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बार चार्ट्स जो है वो ड्रॉन किए जाते हैं इस स्केजुअल के अंदर, और हर बार जो है वो डिस्क्राइब करता है एक एक्टिविटी को। अब ये जो बार्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। चार्ट से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होनी चाहिए और कब ख़त्म होनी चाहिए। उसके अलावा कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लानिंग वर्सेस एक्चुअल आउटपुट, के जो आउटपुट हमने प्लान किया है और जो एक्चुअल है उसके दरमियान कोई फ़र्क तो नहीं है, और फ़र्क है तो कितना फ़र्क आ रहा है। दूसरा टूल है पर्ट नेटवर्क। पर्ट की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अब ये जो पर्ट नेटवर्क है इसमें क्या होता है कि तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो ड्रॉ हो जाती हैं एक सिंगल चार्ट के अंदर, हो जाती है, और जो उनका सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज़ का वो वही होता है जिसमें उसको परफॉर्म किया जाता है जिस सीक्वेंस में। और पर्ट चार्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? इसमें क्रिटिकल बात शामिल होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम टाइम जो कंज्यूम होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़, और स्लैक टाइम। स्लैक टाइम का मतलब होता है कि डिले जो कि एक्सपेक्टेड किया जाता है किसी भी एक रीज़न की वजह से। नाउ द चैलेंजेस फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए? पहला चैलेंज तो ये कि फ़्लो ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल तब अवेलेबल हो जब उसकी ज़रूरत पड़े।
तो ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा ये कि स्टैंडर्डाइजेशन होना, यानी कुछ हिस्से जो है उनको स्टैंडर्डाइज हो जाना चाहिए। नाउ दी एरियाज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। अब कौन कौन से एरियाज हैं मटेरियल मैनेजमेंट के? वो है ट्रांसपोर्टेशन का, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन का, उसके अलावा स्टोरेज का, रिकॉर्ड कीपिंग का, और इन्वेंटोरी कंट्रोल का। अब इन्वेंटोरी कंट्रोल में क्वांटिटी कंट्रोल भी है एक तरफ, जो क्वांटिटी उसको कंट्रोल करना, और कॉस्ट जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल होना। नाउ दी कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। अब जो कॉस्टिंग की जाती है मटेरियल की, वो 3 तरीके से की जाती है। एक तो लीफो मेथड होता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का। इसमें ये होता है कि जो चीज़ सबसे आखिर में आती है उसको सबसे पहले निकाला जाता है। और दूसरा है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले आई उसको पहले निकाला जाएगा, और यही ज़्यादातर यूज़ होता है। और तीसरा है एवरेज कॉस्ट का, जिसमें एक एवरेज जो है वो ले लिया जाता है कॉस्ट का, जितने भी पीस होते हैं उनकी कॉस्ट का। सो स्टेप्स फॉर परचेसिंग प्रोसेस। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं परचेसिंग प्रोसेस के अंदर? सबसे पहले सिलेक्शन की जाती है सप्लायर्स की। सप्लायर्स में से चूज़ किया जाता है कि कौन कौन हमारा सप्लायर होगा। फिर उसके बाद इवेल्यूशन किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है और सप्लायर्स की, और फिर जो है वो नेगोशिएशन की जाती है और मेंटेनेंस की जाती है सप्लायर्स की। अब जो सप्लायर्स मौजूद हैं उनकी ज़ाहिर बात है उनकी फिर मेंटेनेंस करना उन सप्लायर्स की। सो नाउ दी जस्ट इन टाइम, JIT। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम का। इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल जो है वो उसको हासिल करना जब रिक्वायर्ड हो, विदाउट एनी डिले। यानी कि जैसे ही मटेरियल ख़त्म होने वाला है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फ़ौरन से ही सप्लायर उसको सप्लाई करते हैं बगैर किसी डिले के। इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। इसके बेनिफिट हैं, इसका फ़ायदा है कि डिले से बचा जा सकता है, ऑर्डर पूरा करने में डिले नहीं होगा, और फेवरेबल कैश फ्लो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और अनसर्टेनिटी से बचा जाएगा। और इसकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में तो होगी, साथ में मार्केटिंग के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। मार्केटिंग में कुछ इस तरीके से हो सकती है कि कंपनीज़ के पास कुछ ऐसा नेटवर्क बन जाए, जो स्टोर्स हैं वहाँ पे उन्हें सप्लाई जहाँ करना है, या उनको पता चल जाए कि कौन से स्टोर में उनकी प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है, तो वो फ़ौरन ही उसी स्टोर में वो प्रोडक्ट सप्लाई कर दें। तो इस तरह से डिले नहीं होगा। इसके अलावा जस्ट इन केस है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें होता है समटाइम वी गेट दिस टाइमली सप्लाई, समटाइम वी डोंट। कभी कभी सप्लाई आ जाती है टाइम पे, कभी कभी नहीं आती। एंड समटाइम वी गेट क्वालिटी रॉ मटेरियल, समटाइम वी डोंट। कभी कभी क्वालिटी रॉ मटेरियल मिलता है लेकिन कभी नहीं मिलता। तो ये एक ट्रेडिशनल है जो हमारे यहाँ कॉमन है। अब है लेक्चर नंबर 37, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, यानी उन तमाम एक्टिविटीज़ की कलेक्शन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म्ड होती हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? मोर आउटपुट विद लेस इनपुट, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। और क्वालिटी का मतलब है फिटनेस फॉर यूज़, यानी कि फ़िट होना प्रोडक्ट का यूज़ के लिए। जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है एक ट्रेडिशनल, उसमें इनपुट होता है, फिर उस पर प्रोसेस किया जाता है और एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल होता है फिर, यानी कि जो डिफेक्टिव पीस होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है उसमें इनपुट भी क्वालिटी का लिया जाता है, क्वालिटी प्रोसेसिंग की जाती है, और जो आउटपुट बन के निकलता है वो भी क्वालिटी का आउटपुट निकलता है। नाउ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ डॉक्टर डेमिंग्स 14 पॉइंट्स। अब क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं डॉक्टर डेमिंग के 14 पॉइंट्स के, उनको समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए फ़िलासफ़ी, क्वालिटी की फ़िलासफ़ी क्वांटिटी के बजाय। और एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए कंटिन्यूस सिस्टम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार दी जाए ट्रेनिंग, बल्कि कंटिन्यूसली हो। और ट्रेनिंग ही की है अचीव करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए ट्रेन करने के लिए स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वर्कर्स को क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो लाने चाहिए इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस बात को एश्योर किया जाए कि वर्कर के जो नए आइडियाज़ होंगे उनको एनकरेज किया जाएगा। और बैरियर्स जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान, उनको रिमूव कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, किस तरह से HRM का इस्तेमाल किया जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में? तो सिलेक्शन स्टेज जो होगी उसमें HR मैनेजर को इस बात को मेक श्योर करना होगा कि क्वालिटी वाले लोग ही सिलेक्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो क्वालिटी पीपल होंगे वो होंगे जिनका फोकस क्वालिटी पे होगा, क्वांटिटी पे नहीं होगा। तो HR मैनेजर को देखना चाहिए कि जो पर्सन है उसके पास वो एटीट्यूड है जो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है या नहीं है।
तो सिलेक्शन स्टेज, अब जो एटीट्यूड है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसका फ्लेक्सिबल होना, अडेप्टेबल होना, क्वालिटी कॉन्शियस होना, और अ पर्सन हु कैन वर्क इन अ टीम, यानी कि वो शख्स जो टीम में वर्क कर सकता है। नाउ द ट्रेनिंग स्टेज, अब ट्रेनिंग स्टेज में क्या है, एचआर मैनेजर को ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉय को इन द फील्ड ऑफ, कौन सी फील्ड में ट्रेन करना चाहिए, क्वालिटी अवेयरनेस के बारे में, क्वालिटी अचीवमेंट के बारे में, उसको हासिल करने के बारे में, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। और इसके अलावा जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाती है, टीम लीडिंग, टीम को लीड करना, माइंड एडजस्टमेंट है, चेंजिंग पैराडाइज टाइम है, बॉक्स थिंकिंग को अवॉइड करना, और डेवलपिंग करना क्रिएटिव आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ की जो क्रिएटिव हों। नाउ दी कंपनसेशन, अब जो एचआर मैनेजर है उसको डेवलप करना चाहिए एक स्पेशल सिस्टम कंपनसेशन के लिए। इसमें शामिल है क्या, कंपनसेशन देना चाहिए, शुड बी गिवन टू होल ग्रुप, पूरा का पूरा जो एक ग्रुप है उसको, एक इंडिविजुअल को नहीं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो भी कलेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी किसी एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरे ग्रुप की एक तरह से। अप्रेजल का मतलब होता है जायज़ा, यानी कि परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, सो यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की जाती हैं प्लानिंग के लिए, और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, यानी प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रॉब्लम एनालिसिस में और कंट्रोल के अंदर। सो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में जो है वो ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। डेटा जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में होता है तो वो कुछ इंटरेस्टिंग किस्म का होता है। अब जो ग्राफिक्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे बार चार्ट्स होती हैं, बार्स होती हैं डिफरेंट, पाई चार्ट में एक पाई बना दी जाती है गोल, और उसमें डिफरेंट परसेंटेजेस शो की जाती हैं। और उसके अलावा फिश बोन डायग्राम है जो फिश की तरह दिखती है, जो किसी भी एक स्पेसिफिक इवेंट का पोटेंशियल कॉस्ट जो है वो शो करती है। अब है लेक्चर नंबर 38, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अगर एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी कुछ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे करना पड़ेगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, और वो कॉस्ट पे की जाएगी मार्केट के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट ना होने के लिए। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अब उसकी भी कुछ टाइप्स होती है, एक तो एक्सटर्नल फेरियल कॉस्ट होती है और एक होती है इंटरनल फेरियल। तो जो एक्सटर्नल फेरियल आती है ये तब आती है जो कॉस्ट इनकर्ड होती है फॉर मैनेजिंग द प्रॉब्लम फेस्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब प्रोडक्ट सेल की जाती है मार्केट के अंदर तो इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है सेल्स रिटर्न पे, जब रिटर्न आ रही है प्रोडक्ट, यानी कि वापस आ गई, बेची थी लेकिन ख़राब होने की वजह से। इसके अलावा रिपेयर कॉस्ट होती है फॉल्टी गुड्स की, जो फॉल्ट आ रहा है अब उसको रिपेयर करने की कॉस्ट। उसके अलावा कस्टमर सर्विस की कॉस्ट आ गई, और उसके अलावा जो रिटर्न गुड वापस आया है उसको रिपेयर करने की कॉस्ट है। और उसके अलावा फिर इन्वेस्टिगेशन करना है जो डिफेक्ट्स आए हैं उसकी, और प्रोडक्ट को रिकॉल भी करना पड़ सकता है उसकी कॉस्ट, और प्रोडक्ट की लाइबिलिटी सूट्स की कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट भी होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पेड की जाती है। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप है, और उसके अलावा कॉस्ट फॉर रीवर्क ऑन प्रोडक्ट, दोबारा वर्क किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, और इंस्पेक्शन की जाती है रीवर्क की। और इसके अलावा कॉस्ट फॉर डाउनग्रेडिंग भी होती है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ग्रेडेड बिलो स्टैंडर्ड ड्यू टू सम फॉल्ट की वजह से प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। और उसके अलावा फेलर एनालिसिस की कॉस्ट। उसके बाद है फिर अप्रेजल कॉस्ट। अब अप्रेजल कॉस्ट जो है वो क्या होती है, इसमें जो है वो कॉस्ट इंक्लूड है कौन सी, इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग है, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने की, और लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की कॉस्ट है, और कैलिब्रेशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है उनकी कैलिब्रेशन की जाती है, उनकी एक्यूरेसी देखी जाती है स्टैंडर्ड के मुताबिक। नाउ दी प्रिवेंशन कॉस्ट। अब प्रिवेंशन कॉस्ट कौन सी है, अब ये वो कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है फॉल्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, यानी फॉल्ट्स को रोक देने के लिए, फॉल्ट आए उससे पहले ही उसको रोक दिया जाए। तो इसमें कौन सी कॉस्ट शामिल है, कॉस्ट फॉर मेकिंग अ प्रिवेंटिव नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जाए कि वो फॉल्ट आने से ही रोक दे, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके अलावा मैनेजेरियल वर्क फॉर क्वालिटी, इसमें शामिल है क्वालिटी प्लानिंग और ट्रेनिंग। और इसके अलावा और जो कॉस्ट इसमें शामिल है प्रिवेंटिव कॉस्ट में, उसमें है कॉस्ट फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस की कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड है। उसके अलावा कॉस्ट है मेंटेनेंस की, मशीनरी की और इक्विपमेंट वगैरह की, और एक्सपर्ट को हायर करने की भी कॉस्ट इसमें शामिल है। नाउ दी ISO 9000-2000 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अब ISO है क्या, ISO जो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है सेट ऑफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को। और ISO जो है एक सर्टिफिकेट है जो इस बात को शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ सिस्टम को फॉलो कर रही है, और वो सिस्टम जो है ऐसा है जिसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनेगी।
नाउ दी ISO 14,000, अब कई सारे ISO हैं, तो 14,000 का जो ISO है ये एनवायरनमेंट के लिए है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये जो सिस्टम है ISO 14,000 का, ये इस बात को सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को। नाउ दी वैल्यू चेन मैनेजमेंट। सो वैल्यू चेन मैनेजमेंट क्या है? तमाम एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म्ड होती हैं, ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड आर वर्किंग इन अ चेन। जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड होती हैं वो वर्किंग करती हैं चेन के अंदर, प्रोड्यूस करने के लिए वैल्यूड प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट जो वैल्यूड है। अब है लेक्चर नंबर 39, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों से कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किस चीज़ का करना? अपनी प्रोडक्ट का, प्रोसेसेस का, इंस्ट्रूमेंट्स का और कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन के। ज़ीरो डिफेक्ट लेवल। अब ज़ीरो डिफेक्ट लेवल क्या है? ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, ना प्रोसेस में, ना प्रोडक्ट में, ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो कंसिडरेशंस इन बेंचमार्क, क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं? तो ये उसमें पहली चीज़ है, जो पहला इसका स्टेप है वो है कि आइडेंटिफिकेशन करना प्रोसेसेस की टू बी बेंचमार्क। जो प्रोसेस बेंचमार्क के लिए किए जाएंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। इसमें सेल्स फॉरकास्टिंग है, प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है फिर की वेरिएबल्स इन अ प्रोसेस। जो जो की वेरिएबल्स होते हैं प्रोसेस में, जो पहला की वेरिएबल है वो है प्रोडक्ट। उसके अलावा प्रोडक्ट का शेप है, कलर है, उसका साइज़ है, उसकी वेट है, उसके एंगल और उसकी परफॉर्मेंस है। दूसरा जो की वेरिएबल है उसमें सेलिंग एंड मार्केटिंग आ जाता है, और उसमें कॉस्ट आती है, कॉस्ट में वैरायटी ऑफ हेड्स आ जाते हैं। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी है, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, टाइमलीनेस है, डिफ्रेंसिएशन है प्रोडक्ट की, और परचेजिंग है जो अगला वेरिएबल है। उसके बाद जो स्टेप है इसमें स्टेज है वो है आइडेंटिफिकेशन करना, बेस्ट प्लान की, मेजरमेंट करना अपनी परफॉर्मेंस की, और एक्शन टू ब्रिज द गैप। जो ब्रिज करना, जो गैप आ रहा है उसको, उसके लिए एक्शन लेना। सो ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्किंग के लिए जाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो मार्केट के अंदर, तब। और बेंचमार्किंग इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी हो सकती है, यानी बिल्कुल दो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी बेंचमार्किंग हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क करना चाहिए अपने प्रोसेसेस या प्रोडक्ट को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल गाड़ियों की अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो जो गाड़ियाँ बनाने वाली सबसे ज़्यादा बेहतर जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उससे अपने आप को कंपेयर करें। इसी तरह से कंप्यूटर बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ करें। तो हर क्लास के अंदर जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके साथ कंपेयर करें। सो बेंचमार्किंग को यूज़ किया जा सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी। अब है लेक्चर नंबर 40, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक। इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो और कम्युनिकेशन जो है वो ब्लड है या लाइफ ब्लड है एक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन फ्लो करती है वो कुछ इस तरह करती है, अपवर्ड करती है, ऊपर जाती है, और डाउनवर्ड करती है, नीचे आती है। तो अब आपको हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट समझना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के फ्लो को समझने के लिए। टॉप मैनेजमेंट होती है सबसे ऊपर की मैनेजमेंट, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तमाम जो है टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं। फिर मिडिल लेवल के मैनेजर आते हैं उनसे नीचे, जिसमें डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स होते हैं। इसके अलावा लोअर मैनेजमेंट होती है जिसमें ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, यानी कि टॉप से बॉटम जाता है, यानी कि ऊपर लेवल की मैनेजमेंट से नीचे लेवल की मैनेजमेंट तक जाता है। इसके अलावा अपवर्ड होता है कम्युनिकेशन का फ्लो, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, नीचे के लोगों से ऊपर के लोगों की तरफ जाता है। सो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो होती है वो आउटसाइड बॉडीज से होती है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके साथ। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इसमें दो पार्टीज होती हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर वो होता है, वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कम्युनिकेट करती है, और रिसीवर वो होता है जो रिसीव करता है मैसेज सेंडर के। नाउ द एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग। तो एनकोडिंग के अंदर क्या होता है? मैसेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और सेंडर ही एनकोडर होता है, वो ही कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब ये कि मीनिंग देना मैसेज को, जो मैसेज रिसीव हुआ उसको मैसेज मीनिंग देना, और रिसीवर जो डिकोडर होता है वही डिकोड करता है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगी जब एनकोडर और डिकोडर का जो क्लाइमेट है वो सेम होगा, जब दोनों सेम मीनिंग लेंगे मैसेज की तभी होगा। जो चीज़ सेंडर ने भेजी है वही मतलब रिसीवर लेगा तो ही
अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज ज़ाहिरी बात है कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी। और जार्गन्स, अब जार्गन्स क्या होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के वर्ड्स होते हैं जो बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जिनको समझना। सो वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद वो है रिटर्न या ओरल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो, वो चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो। अब मैं जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है, मैं बोल भी रहा हूँ, ओरल भी और रिटर्न भी है, आपके सामने लिखी हुई भी है। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती हैं। अब उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें कोई भी वर्ड शामिल नहीं होता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसमें अपेयरेंस शामिल है, किसी भी शख्स की अपेयरेंस, वो कैसा दिखता है। उसके अलावा कलर्स से भी हम जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। और साउंड्स, कुछ आवाज़ें, स्मेल के थ्रू, टच के थ्रू, और साइलेंस, अगर कोई शख्स खामोश है तो भी वो कुछ ना कुछ उस पता चल जाता है कि वो क्या मैसेज दे रहा है। इसके अलावा किसी की बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है। तो ये तमाम जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं। अब है आपके सामने लेक्चर नंबर 41। सो वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो जो सोर्सेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, उसमें बॉडी लैंग्वेज है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है ये यूज़ की जाती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के दरमियान। इसमें जो है वो पॉस्चर शामिल है, बॉडी पॉस्चर, और इसके अलावा जेस्चर्स यानी कि इशारे वगैरह। इसके अलावा फेस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, यानी आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, और स्माइल। अगर कोई शख्स मुस्करा रहा है तो उससे भी पता चल जाता है कि वो क्या मैसेज दे रहा है। नाउ दी चैनल। अब चैनल क्या है? चैनल जो है कैरियर होता है, जो मैसेज जो है वो कैरी करता है सेंडर से रिसीवर तक, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचाता है। अब चैनल में जो है कोई लेटर भी हो सकता है, लेटर के थ्रू भी पहुंचाया जाता है मैसेज, टेलीफोन के थ्रू भी, फैक्स के थ्रू भी, और कोई शख्स भी हो सकता है जो किसी का मैसेज पहुंचाए किसी दूसरे शख्स तक। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह फ्लो करती है? सेंडर होता है, उसको कोई ना कोई मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना होता है, और उसके अलावा मैसेज जो है वो चैनल के थ्रू जाता है और रिसीवर तक पहुँचता है। सो नॉइज़ क्या है? तमाम वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को, और नॉइज़ जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को, जो मैसेज है उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। नाउ द लेटर वर्सेस मेमोरेंडम। लेटर जो है वो लिखा जाता है कम्युनिकेशन के लिए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर कम्युनिकेशन करने के लिए, जबकि मेमोरेंडम लिखा जाता है कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ लेटर: इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है, और फिर उसके जवाब में रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। फिर ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के लिए ऑर्डर लेटर लिखा जाता है। कंप्लेंट्स के लिए कंप्लेंट लेटर, उसके अलावा एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है एडजस्टमेंट के लिए। और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है मेमोरेंडम के अंदर, क्योंकि वो इंटरनली होता है। नाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? अरेंजमेंट करना इन्फॉर्मेशन का ऐसे फॉर्म में जिसको यूज़ किया जा सके डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए। और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? अरेंजमेंट करना इन्फॉर्मेशन का ऐसी फॉर्म में जो कि यूज़फुल हो मैनेजमेंट के लिए। सो ड्यूटीज़ क्या होती हैं इन्फॉर्मेशन मैनेजर की? वो ड्यूटी ये होती है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, जमा करना, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देना और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो यूज़र्स कौन होते हैं इन्फॉर्मेशन के? वो होता है हेड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग के लोग होते हैं, और प्लानिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो। सो डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन। डेटा जो है वो क्या है? रॉ फैक्ट, फिगर्स और फैक्ट्स, यानी कि कच्ची, एक तरह से हम समझ लें जो भी रॉ फिगर्स फैक्ट हैं उसको हम डेटा कहते हैं, और मीनिंगफुल शेप जब देंगे हम डेटा को तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। सो वाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन सिस्टम? क्योंकि इन्फॉर्मेशन का यूज़ जो है वो फ्रीक्वेंट होता है बहुत ज़्यादा, और नई टेक्नोलॉजी की वजह से, नए इनोवेशंस की वजह से, प्रोसेस की वजह से, मेथड्स की वजह से, नई कम्युनिकेशन डिवाइस की वजह से, जैसे टेलीफोन है, इंटरकॉम है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसके अलावा डिजिटल बिजनेस सिस्टम है, और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क जो कि रिसीविंग और सेंडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन ग्लोबली, क्विकली भी और इकोनॉमिकली भी, सस्ता भी और जल्दी भी। अब है लेक्चर नंबर 42, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ चेंजेस हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो है वो यूनिफॉर्म किस्म का कम्युनिकेशन होता है तमाम पार्ट्स के अंदर, जितने भी पार्ट्स होते हैं, कि स्टैंडर्डाइज जो है वो कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा मोर फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे डाइवर्सिफाई किस्म का कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, कोई एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न नहीं होता बल्कि डाइवर्सिफाई पैटर्न होता है। और मोर इंडिपेंडेंस है, ज़्यादा जो है वो एम्पावरमेंट है आज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो नाउ द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करने के लिए उसके रिसोर्सेज के बारे में, कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ करते हुए। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, और वो रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हो सकते हैं।
नाउ द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी कई सारी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी होती हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम टॉप मैनेजमेंट के लिए अलग होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिडिल मैनेजमेंट के लिए अलग होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज भी होता है, यानी कि सेपरेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, और जो फंक्शंस परफॉर्म्ड हो रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर उनके हिसाब से भी सेपरेट जो है वो सिस्टम होता है। नाउ दी नॉलेज वर्कर। अब नॉलेज वर्कर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है, वो शख्स होता है जो नॉलेज को यूज़ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए भी और क्रिएटिविटी के लिए भी। नाउ द कंसिडरेशंस ऑफ यूज़र फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो कंसिडरेशन की जाएगी यूज़र की इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाएगी यूज़र की, कि हमारा यूज़र टॉप मैनेजर भी हो सकता है, मिडिल मैनेजर भी हो सकता है, लोअर मैनेजर भी हो सकता है। इसके अलावा फंक्शनिंग एरियाज भी देखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि कौन से फंक्शन एरिया के लिए होगा ये सिस्टम। नाउ दी MIS विच इज़ दी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के अंदर मैनेजमेंट की मदद करता है ये सिस्टम। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दी मार्केट रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब क्या फ़र्क है मार्केट रिसर्च और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में? मार्केट रिसर्च जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, कोई भी एक ख़ास प्रॉब्लम के बारे में, जबकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के बारे में मैनेजमेंट की। नाउ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो सपोर्ट करता है मैनेजमेंट के डिसीजन को। नाउ द एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजन सिस्टम जिसको कहते हैं, ये वो सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन मेकिंग के लिए। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? ये भी मैनेजर्स होते हैं। नाउ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगर आपने कभी कोई नेटवर्क देखा हो किसी ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे कंप्यूटर्स जो है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। नाउ दी कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें हार्डवेयर शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल है, कंट्रोल्स शामिल हैं, डेटाबेस है, लोग हैं और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब इन कंपोनेंट्स को कुछ डिटेल में देखते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर का मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, फिजिकल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, CPU है, माउस है, मॉनिटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन गिविंग टू कंप्यूटर टू डू समथिंग। मुख्तलिफ जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं मुख्तलिफ, उसी को कहते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कंप्यूटर्स को एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कि कंप्यूटर कोई चीज़ परफॉर्म करे। उसके अलावा फिर आइकन्स। अब आइकन क्या होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा आइकन क्या होते हैं। ये कुछ ग्राफिक्स होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं ताकि ज़्यादा फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली बनाए जा सके। नाउ दी कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या है? कंट्रोल जो है इस बात को मेक श्योर करता है कि कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स के मुताबिक। नाउ दी अकाउंटिंग। अब आपके सामने अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, जो कि ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है। सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट क्लासेस में उसको क्लासीफाई किया जाता है, क्लासेस बना ली जाती है, एनालाइज किया जाता है, समराइज़ किया जाता है और रिपोर्टिंग की जाती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कह लें या फिर इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, एनालाइज करना, समराइज़ करना और रिपोर्ट करना, ये तमाम चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर शामिल है। और सिंपल वर्ड में कहा जाए तो अकाउंटिंग जो है वो कारोबार की एक ज़बान है, लैंग्वेज है, ये आगे आएगा। सो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि हर इन्फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है वेयर मॉनेटरी एक्सचेंजेस टेक प्लेस, जहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं। मॉनेटरी से मुराद पैसे देकर जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसको मॉनेटरी एक्सचेंज कहा जाता है। सो नाउ द जनरल जर्नल। अब जनरल जर्नल क्या होता है? एक ऐसी बुक है जिसके अंदर तमाम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो है जनरल नेचर की रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि तमाम मतलब जनरल होती है, कोई स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि जनरली जो है वो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर आपने हो सकता है शायद पढ़ लिया हो कि जनरल जर्नल क्या होता है। इसमें एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद फिर लेजर बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो कैटेगरी वाइज जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, या फिर हेडिंग वाइज। हर इन्फॉर्मेशन को एक कैटेगरी के मुताबिक रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब है लेक्चर नंबर 43, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? इसका मतलब है टाइम स्पेंड
इन विच अकाउंट्स आर टर्मिनेटेड, जिसमें अकाउंट्स टर्मिनेटेड होते हैं। एक्चुअली अकाउंटिंग पीरियड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बनाए जाते हैं। समराइजिंग में क्या होता है, समराइज किया जाता है तमाम जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, यानी उनकी एक समरी बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शो करता है पोजीशन जो है वो रेवेन्यूज़ की, एक्सपेंसेस की या फिर प्रॉफिट और लॉस की। अगर प्रॉफिट आया तो उसको शो करेगा, अगर लॉस आया तो उसको शो करेगा। उसके बाद है प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि जब रेवेन्यू जो है यानी कि इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर्स के मुकाबले में, अखराजात के मुकाबले में, तो उसको प्रॉफिट कहेंगे। और लॉस जो है प्रॉफिट का उलट होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे, अखराजात ज़्यादा होंगे इनकम के मुकाबले में। सो अकाउंटिंग जो है वो क्या कहलाती है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये इनर स्टोरी बताती है बिजनेस की, किसी भी कारोबार की एक अंदरूनी कहानी बताती है। सो अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग की जाती है इन्फॉर्मेशन बुक्स में, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि पिक्चर जो है वो ड्रॉ की जाती है इन्फॉर्मेशन से, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये क्या है, ये एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। और ये जो है वो टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि वक्त पे और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन। सो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की भी टाइप है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और मैनेजेरियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स यूज़ करते हैं, और जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनल यूजर्स यूज़ करते हैं। नाउ दी ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है उसकी एग्जामिनेशन की जाती है, उसकी इवेल्यूशन की जाती है, उसको चेक किया जाता है। सो अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिट। तो अकाउंटिंग के अंदर जो कंसर्न होता है वो रिकॉर्डिंग से होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, जबकि ऑडिटिंग जो है क्या कंसर्न होता है, एग्जामिनेशन से। जो कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड हुई है उसकी सिर्फ एग्जामिनेशन की जाती है ऑडिटिंग के अंदर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। नाउ द टाइप्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर्स भी दो तरह के हैं मेनली। इंटरनल ऑडिटर ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने वर्कर्स होते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते। नाउ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब कौन कौन से यूजर्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, वो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑनर्स हैं। ऑनर्स के अंदर इन्वेस्टर भी हो सकते हैं या पार्टनर्स भी हो सकते हैं। बैंक्स होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको टैक्स लेना होता है जैसे कि FBR है, और गवर्नमेंट भी होती है। नाउ द गैप जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये है क्या, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के जो एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड है, जिस तरह से IFRS है, ये भी एक तरह का एक स्टैंडर्ड है। अब है लेक्चर नंबर 44, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। हमेशा एसेट्स जो है वो बराबर होगा लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के, और एसेट्स जो है वो बराबर होता है लाइबिलिटीज़ के। असल में लाइबिलिटीज़ दो तरह की है, लाइबिलिटीज़ टूवर्ड्स ऑनर। लाइबिलिटीज़ जो ऑनर की तरफ होगी वो ऑनर्स इक्विटी है, और लाइबिलिटीज़ टूवर्ड अदर पार्टीज उसको लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। सो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स का मतलब होता है कैश या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके, और एसेट्स जो है वो कंपनी की मिल्कियत होती है। एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है, कैश शामिल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स हैं यानी कि गाड़ियाँ वगैरह, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स की भी टाइप्स होती हैं, जैसे टेंजिबल एसेट्स है, वो एसेट्स जो है फिजिकली जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल है। गुडविल से मुराद रेपुटेशन होती है किसी भी बिजनेस की, जो उसने कई सालों तक काम करके कमाई होती है। जैसे एप्पल कंपनी है तो उसकी एक अपनी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, तो वो उसकी गुडविल है, तो वो भी एक तरह का एसेट है। उसके बाद है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में तमाम वो चीज़ें होती हैं जो पेबल्स होती हैं, जो पे करना होता है, तमाम क्लेम्स और ऑब्लिगेशन जो एक कंपनी के अगेंस्ट होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें लोन फ्रॉम बैंक्स, अगर कोई बैंक से कर्जा लिया है वो इसमें शामिल होगा। पेबल टू सप्लायर, सप्लायर से माल उठाया है और उसकी पेमेंट नहीं की, वो इसमें शामिल होगा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स पेबल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो बिल होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ऑनर्स लाइबिलिटी। अब ऑनर्स लाइबिलिटी क्या है कि पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता है ऑनर जो है बिजनेस के अंदर, तो इसको कैपिटल भी कहा जाता है। और ऑनर्स इक्विटी का मतलब ये राइट ऑफ द ऑनर इन द बिजनेस, ऑनर का कितना राइट है बिजनेस के अंदर, उसको ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। नाउ द डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसका मतलब ये है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक होता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और एक होता है डबल। अब डबल में दो इफेक्ट हैं, और तो इसी वजह से हर डेबिट के लिए हमेशा एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट के लिए हमेशा डेबिट होगा। हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे, अगर 1 लाख का डेबिट है तो 1 लाख का क्रेडिट होगा।
बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या है? ये ऐसी शीट होती है जो शो करती है बैलेंसेस एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? टाइटल होता है सबसे पहले, टाइटल में नाम होता है कंपनी का, फिर नेम ऑफ स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, फिर पीरियड होता है किस पीरियड के लिए बनाएगी, फिर एसेट साइड होता है, फिर होता है लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। अब आपके सामने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिखाया जा रहा है। सबसे पहले इसमें जो है वो नाम दिया गया है कंपनी का, फिर बैलेंस शीट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एज ऑफ दिसंबर 31, 2004 यानी जिस पीरियड को बनाएगी। फिर उसके बाद एसेट्स हैं। सो एसेट्स के अंदर जो है वो सबसे पहले करंट एसेट है, तो जितने भी करंट एसेट है वो तमाम मेंशन है नीचे। टोटल करंट एसेट है, फिर फिक्स्ड एसेट है, तमाम फिक्स्ड एसेट हैं, और फिर नीचे टोटल फिक्स्ड एसेट मौजूद है। फिर इंटेंजिबल एसेट्स हैं तमाम, और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर टोटल इंटेंजिबल एसेट मौजूद है, और फिर नीचे एंड में लास्ट में टोटल एसेट्स मौजूद हैं। इसके बाद फिर लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी वाली साइड है। अब इसमें करंट लाइबिलिटीज़ हैं पहले, फिर नीचे तमाम करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, और नीचे तमाम जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है उनका टोटल है, और फिर नीचे टोटल लाइबिलिटीज़ का भी टोटल दिया हुआ है। और फिर जो है वो आया था ऑनर्स इक्विटी, और टोटल ऑनर्स इक्विटी है जितनी भी ऑनर्स इक्विटी के अंदर चीज़ें हैं, और फिर टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। अब जो ये लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी का जो अमाउंट है 173,090, यही अमाउंट है जो एसेट का भी है। तो एसेट जो है वो बराबर हुआ लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। नाउ दी ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर के बाद। सबसे पहले जनरल जर्नल, फिर जनरल लेजर, और फिर ट्रायल बैलेंस। तो ये एक ऐसी शीट होती है जिसके अंदर ट्रायल किया जाता है जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं। ये देखा जाता है कि लेजर के बैलेंसेस सही हैं या नहीं, उसको देखा जाता है। अगर ये बैलेंस होगा तो तकरीबन लेजर के बैलेंस काफ़ी हद तक सही होते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस एरर्स होते हैं। अब वो क्या हैं? ये वो एरर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड को। इसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर भी हों तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एरर नहीं है। ऐसा नहीं होता, हो सकता है कोई एरर हो। अब है लेक्चर नंबर 45, जो कि आखिरी लेक्चर है इस वीडियो का भी और इस पूरे सिलेबस का भी। तो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है? ये वो स्टेटमेंट है जिससे पता चलती है इनकम या लॉस। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि इससे प्रॉफिट या लॉस दोनों के बारे में पता चलता है। सो रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। प्रॉफिट और रेवेन्यू के दरमियान क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू जो है वो इनकम को कहा जाता है, जबकि प्रॉफिट जो है तब हासिल होता है जब तमाम एक्सपेंसेस को निकाल दिया जाता है रेवेन्यू में से। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 1 मिलियन की सेल की, लेकिन जब तमाम एक्सपेंसेस निकाल दिए तो उनका जो फिगर आई वो आई 1 लाख की, तो 1 लाख ही प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स को, सामान को ख़रीदती है रीसेलिंग के लिए, जिसको ताजिर भी कहते हैं हम। तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सामान को दोबारा बेचने के लिए ख़रीदती है। अब आपके सामने फॉर्मेट मौजूद है इनकम स्टेटमेंट का। इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फिर इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फिर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2004 जिस पीरियड के लिए बनाया गया है। फिर रेवेन्यूज़ है। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला गया है उसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस किया जा रहा है, यानी कि तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखा और उनका जो टोटल था उसको ग्रॉस प्रॉफिट में से जब माइनस किया तो ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब जो ऑपरेटिंग इनकम आ गई उसमें से इनकम टैक्स को माइनस किया जाएगा। इनकम टैक्स जब माइनस करेंगे तो लास्ट में नेट इनकम या जिसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है वो आएगा। नाउ दी फाइनेंस। अब इसमें क्या होता है? थिंकिंग एंड कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाता है और कंसिडर किया जाता है, और फिर रेवेन्यू को भी जनरेट किया जाता है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है उसको पे बैक किया जा सके। अब चाहे इन्वेस्टमेंट का जो पैसा था वो ऑनर ने खुद लगाया या कहीं से लोन लिया, उसको पे बैक किया जा सके। और इसके अलावा परफॉर्म करना डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन की। रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? इसका मतलब ये है कि रेशियोज़ जो होते हैं वो रिलेशनशिप बताते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स के दरमियान कि क्या रिलेशनशिप्स हैं। दीज कैन बी रिलेशनशिप, जैसे कि रिलेशनशिप जो है वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के दरमियान क्या है। बजटिंग। बजटिंग क्या है? ये एक प्लान होता है या एक एस्टिमेट होता है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए या और रेवेन्यूज़ के लिए। इसको प्रिपेयर किया जाता है बिज़नेस से भी पहले। बिज़नेस से पहले भी इसको बनाया जा सकता है, बिज़नेस स्टार्ट करने से भी पहले।